वेलकम स्टूडेंट्स जो लोग कैफ 3 स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो को प्रोफेशनल्स भी देख सकते हैं जिनका इंटरेस्ट डेटा सिस्टम्स और रिस्क के हवाले से अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करना है। ये फोकस वीडियोस है जहाँ पर आप डिटेल्ड में हर चैप्टर के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और ये डेडिकेटेड वीडियोस हैं रिगार्डिंग कैफ 3 जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 2025 के अंदर ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ना सिर्फ के स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेशनल्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैफ 3। बेसिकली सबसे पहला सवाल आपके माइंड में यही आएगा एज अ स्टूडेंट कि मैं रहीम जुल्फ़िकार अली की वीडियोस क्यों देखूं या क्या मुख्तलिफ है इस वीडियोस के अंदर, राइट। एंड इफ़ यू फाइंड कि आप मेरे शुरू के 3 चैप्टर्स की वीडियोस ज़रूर देखें और अगर आपको समझ में आते हैं कॉन्सेप्ट्स और आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विथ योर रिस्पेक्टिव टीचर, और अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रीज़न है इस वीडियो को देखने का वो ये है कि मेरी तमाम वीडियोस जैसा कि आपको मालूम है कैफ 3 के अंदर 17 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर की वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अलावा रियल टाइम जो है वो मैं डेमो आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशंस का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, पाइथन और डिफरेंट एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि उसमें डेटा किस तरह से लाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सिस्टम्स अडॉप्ट करती हैं, डेटा गवर्नेंस क्या होती है, किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली एक आपके माइंड में एक इमेज डेवलप होगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या रियल टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें कैसे काम हो रहा है इस वक्त डेटा से रिलेटेड और किस तरह के सिस्टम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो वो ये चीज़ें आपके हर टॉपिक के हिसाब से मैं कवर करूँगा। नेक्स्ट है, हर चैप्टर की वीडियो में एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे और सिर्फ आपको सही जवाब नहीं बताया जाएगा बल्कि उसका रीज़न भी आपको बताया जाएगा ताकि आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपकी एबिलिटी इम्प्रूव हो टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज़ इन एग्ज़ाम। इसके अलावा एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी की सारी अपडेटेड आपके साथ शेयर की जाएगी, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी कॉर्पोरेट की, और हर टॉपिक को जो स्टडी टेक्स्ट में आई कैप ने मेंशन किया है उसको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ हम रियल प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ को और उनके डेटा सेट्स को भी आपको डेमो करके दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस को देखना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो कैफ 3 की वीडियोस हैं ये किन अटैम्प्ट्स के लिए यूज़फुल होंगी। तो इस वक्त तो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा डेफिनेटली, और ये जो पहला अटैम्प्ट होने जा रहा है ये बेसिकली स्प्रिंग 2026 का है, ठीक है। बट स्प्रिंग 2026 के बाद क्या मेरी ये वीडियोस नेक्स्ट अटैम्प्ट्स के लिए रिलायबल हैं? तो बिल्कुल। ऑटम 26, स्प्रिंग 27, ऑटम 27, अगले 1.5 से 2 साल के लिए जितने भी अटैम्प्ट्स में जो जो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करेगा कैफ 3 को, आप मेरी वीडियोस को डेफिनेटली ये एलिजिबल होंगी अनटिल एंड अनलेस के आई कैप स्टडी टेक्स्ट में कुछ मेजर चेंजेस ना करें। बट बहरहाल कुछ सालों तक तो यही स्टडी टेक्स्ट आपकी रहेगी, यही कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स रहेंगे। तो चाहे आप स्प्रिंग 2026 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं या इसके बाद के कोई अटैम्प्ट्स होंगे तो आप मेरी ये जो वीडियोस हैं वो यूज़फुल रहेंगी। मेरी तमाम वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगी, दैट इज़ यूट्यूब, और उस चैनल का नाम है एक्सेल बेसमेंट, और उसका डिस्क्रिप्शन आप रहीम जुल्फ़िकार अली से सर्च करके भी उन वीडियोस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस। तो मैं स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल
आपको चीज़ें कवर करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त 2025 में अप्लाई की जा रही है और किस तरह से रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स और डेटा और सिस्टम्स जो है वो काम करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे, जहाँ पर आप डेमोस्ट्रेशन करेंगे डिफरेंट टूल्स और एप्लीकेशंस के हवाले से कि किस तरह की रिपोर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स में होती हैं और किस तरह का डेटा सेट्स उनके अंदर होता है। और फिर हम अगेन आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो सबसे पहली जो रिपोर्ट आपके सामने है ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है। और इसके अंदर एक डेटा मौजूद है। डेफिनेटली आपको ये एंड रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा इस वक्त। और ये एप्लीकेशन जो मैंने ओपन की है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की एप्लीकेशन है, ठीक है। और पावर बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई वन ऑफ द बेस्ट टूल है और फॉर्चून 500 कंपनीज़ ने भी इसको अडॉप्ट किया है। और पाकिस्तान, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली जितने भी डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट और या इवन डेटा साइंटिस्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि वो इस तरह की अमेजिंग रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड रिपोर्ट्स सीनियर मैनेजमेंट्स के लिए बना सकते हैं, चाहे वो सीईओ हो, सीएफओ हो, या सीनियर मैनेजर या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, सही है। और एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप भी इंडस्ट्री में जाएंगे या इवन अपनी आर्टिकलशिप्स के लिए जाएंगे या इवन कोई भी प्रोफेशनल, डेफिनेटली एक आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है और एक स्किल्स होती हैं, ठीक है। सो पावर बीआई का टूल बड़ा इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने पास जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को आप किसी ना किसी सोर्स से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेटा आ कहाँ से रहा है। सो आपको यहाँ पर लिस्ट नज़र आ रही होगी कि अक्सर डेटा हमारी लोकल हार्ड ड्राइव फाइल्स में होता है, एक्सेल के फॉर्मेट में या नोट पैड के फॉर्मेट में, ठीक है, या एक्सेस के फॉर्मेट में। और समटाइम्स क्या होता है हम डायरेक्टली किसी सर्वर से उसको कनेक्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सीक्वल सर्वर हो सकता है, या हम किसी वेबसाइट से डेटा लाना चाहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो ओरेकल हो या एसएपी हो, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, सो वी हैव अ डेटा, ठीक है, जो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि एक फाइनेंशियल डेटा है। और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ठीक है, उनकी कैटेगरीज के कोड हैं, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, किस रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की लिस्ट है, पाकिस्तान, सऊदीया, यूएई, यूके, ठीक है। फिर इसके बाद किस सब अकाउंट में वो फॉल करता है, एक्चुअल अमाउंट, बजट अमाउंट। हमने इस डेटा को बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ रिपोर्ट और इनटू अ डैशबोर्ड, ठीक है। अब काफ़ी कैफ़ के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर हम अपनी कोर्स ऑफ स्टडीज़ के अंदर जब कैफ़ वन की बात करते हैं या डिफरेंट कैफ़ जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सिखाई जाती है, तो हमें अकाउंटिंग इस तरह से नहीं सिखाई जाती। जैसे अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू का एक चार्ट बना हुआ है जो मुझे बता रहा है कि पिछले 3 साल में किस तरह से पीएनएल यानी रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू का नंबर नज़र आ रहा है और कितनी आसानी से जो है वो वन क्लिक आपके पास डिफरेंट व्यूज़ जो है वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बट आपने अपने कोर्स ऑफ स्टडी में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट होते हैं बेसिकली, राइट। बट जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपको इस तरह के डायनामिक रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। और जब भी मैं किसी लेट सपोज ईयर पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि ये नंबर्स चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑन वन क्लिक। सो इस तरह की रिपोर्ट्स हम बनाते हैं तो डेटा हमारे पास होता है, ठीक है। और हम एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि ये डेटा किस तरह से किस एम्प्लॉय के पास आएगा, उसके पास किस तरह के राइट्स होंगे, डेटा गवर्नेंस क्या होगी, इसके अंदर किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली रिपोर्ट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ये एक रियल टाइम रिपोर्ट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से काम करते हैं। लेट्स से एक रिपोर्ट है हमारे पास प्रोडक्शन एनालिटिकल डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर एक कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है तो
उसके प्रोडक्टिव आवर्स कितने लग रहे हैं, उसमें लेबर मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है, पर मंथ किस तरह की हमारे पास प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं क्या देख रहा हूँ एट अ ग्लैंस। बट बैक एंड पे इस वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं। ठीक है, अब इन डेटा सेट्स की क्या टाइप्स होती हैं, इनके बैकएंड पे जो स्कीमा होता है या इनके बैकएंड पे जो डेटा मॉडलिंग की जाती है उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इसको डिटेल में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा चैप्टर 3 के अंदर। बट चैप्टर 1 के अंदर जो हमें देखना है वो इंटरफेस देखना है कि रियल टाइम कॉर्पोरेट्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग कैसे डेटा सेट्स अपने डिफरेंट टूल्स के ऊपर रखते हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स हमें नज़र आती है, जो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी आवर्स से रिलेटेड है, प्रोडक्टिव आवर्स बाय ऑपरेटर। ठीक है जी, अवेलेबिलिटी बाय मंथ है, फिर आउटेज आवर्स बाय इंसिडेंट, आउटेज आवर्स बाय पीरियड, फिर हमारे पास केपीआई की एक रिपोर्ट है। ठीक है, एज अ डैशबोर्ड हम कह लें इसको। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अब हम एक और रिपोर्ट देखते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो 24/7 काम करती है, जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, तो वहाँ भी बड़ा डेटा क्रिटिकल होता है। अगेन उनके पास भी डिफरेंट नेचर ऑफ डेटाज होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है कॉल सेंटर का। ठीक है, उसको उसके बैकएंड पे हमने मॉडल बनाया हुआ है और फिर एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है सीनियर मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो इसको एनालाइज करे और एक क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके। सही है। इसी तरह से सेल्स, तो एक और डैशबोर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये भी मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, मैंने खुद सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। और डेफिनेटली जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं 15 ईयर से कॉर्पोरेट के साथ इन्वॉल्व हूँ रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स एंड सॉल्यूशंस के हवाले से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, ठीक है ना, और जितने भी डेटा चैलेंजेस होते हैं वो मैं रिजॉल्व करता हूँ। सो ये अगेन आपको एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, सेल्स एनालिटिकल डैशबोर्ड, और ये इस वक्त लोड हो रहा है, सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो जब हम किसी भी एस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं वो फ़िल्टर हो जाता है, बट ये दिस इज़ दी एंड रिपोर्ट जो सीनियर एग्जीक्यूटिव इज़ मोर इंटरेस्टेड टू लुक एट देयर बिजनेस नंबर्स। ठीक है, बहरहाल लेकिन इसके पीछे आप देख सकते हैं कि कितने सारे डेटा सेट्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है और फिर एक मॉडल क्रिएट किया गया है। राइट, तो अभी शुरू में तो आपको चैप्टर 1 में डेमोस्ट्रेशन दिखाने का मकसद यही है कि कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, अनटिल अनलेस के हम उसको बड़े इंटरेस्ट लेके समझें और सीखें विद क्लियर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक स्कीमा है। ठीक है, ये स्नोफ्लैक स्कीमा है जहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल्स हैं, जिसको भी आप आगे समझेंगे कि ये क्या होते हैं। बहरहाल इस पहले चैप्टर के अंदर ये सारे डेमोस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये कि आपको पता चले कि प्रैक्टिकली देखिए ये इस वक्त काम हो रहा है इंडस्ट्री में। सही है, सो यू हैव सम स्मार्ट नॉलेज, ताकि आई कैप में भी अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकें। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अब तक हमने जो रिपोर्ट्स देखी वो पावर बीआई की थी। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है, इवन हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल की जाती है। इवन जो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स होते हैं वो भी फर्म्स में डे एंड नाइट जो है वो एक्सेल पे बहुत काम करते हैं। आपकी जो भी ऑडिट एविडेंसेस और बैलेंस शीट, पीएनएल जो भी बनता है प्रैक्टिकली, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रजिस्टर में और पेपर पे ही सारे सवाल सॉल्व करने होते हैं, बट प्रैक्टिकली ज़ाहिर है बिग डेटा की जब हम बात करते हैं तो आपको टूल्स चाहिए होते हैं जो स्मार्टली आपको काम करके दें। उसमें से वन ऑफ दी एक्सेल इज़ देयर। तो अगेन ये एक डैशबोर्ड है। ठीक है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगेन चैप्टर 3 के अंदर, बट चैप्टर 1 में आपको पता हो कि इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। अगेन मैं अगर पावर पिवट के बैकएंड पे आपको दिखा सकूं तो इसके बैकएंड पे भी एक मॉडल है जहाँ पर हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने डेटा को गैदर किया हुआ है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है और फिर अगेन इसी के बैकएंड पे एक स्कीमा क्रिएट हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेटा एंड अ स्कीमा, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। बट सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये कि दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर सर हो रही है।
ठीक है जी। तो आई होप कि हमने जितनी भी रिपोर्ट्स का व्यू इस वक्त किया है विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की रिपोर्टिंग इस वक्त हो रही है। और साथ ही साथ आई कैप का भी एक पर्पज़ है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सिर्फ नंबर्स में स्मार्ट ना हो, बल्कि इस वक्त जो एरा हम देख रहे हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और स्मार्ट एनालिटिक्स का है। तो स्मार्ट एनालिटिक्स के लिए डेफिनेटली आपके करिकुलम में इवन जब आप फाइनल लेवल पे भी होते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई और दूसरी एप्लीकेशंस को सीखते हैं ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम कर सकें। ठीक है, तो मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपकी बुक में है उसको मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया है, सो अगेन उसको पहले स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ डेटा से। सो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस और सिंबल्स। मैं साथ साथ इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो हमसे ये कहा जा रहा है डेफिनेशन ऑफ डेटा में कि डेटा जो है वो कलेक्शन है किन चीज़ों का? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस और सिंबल्स दैट बाय देमसेल्व्स मे नॉट हैव मीनिंग। यानी डेटा वो है कि जिसकी मीनिंग नहीं होती है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि डेटा कलेक्शन उन चीज़ों का है, किन चीज़ों का? फैक्ट्स का, फिगर्स का, ऑब्जर्वेशंस का, सिंबल्स का, लेकिन मे नॉट हैव मीनिंग बट कैन बी प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस किए जाते हैं और एनालाइज किए जाते हैं टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है डेटा की। की पॉइंट्स, तो डेटा कैन बी नंबर्स। एक नंबर आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे 120 और 5.7, तो एक होल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है। सो डेटा कैन बी नंबर्स। टेक्स्ट, यानी दूसरी कैटेगरी आ गई टेक्स्ट की, जैसे लाहौर, या फिर एक कलर है ब्लू। इट कैन बी इमेजेस, तस्वीरें हो सकती हैं, ऑडियो और इवन वीडियोस। ठीक है। ऑन इट्स ओन डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज, जो कि वेरी ट्रू। डेटा जब रॉ डेटा आपके पास आता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और ऑब्जर्वेशंस, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड करते हैं तो वो जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको समझिएगा विद एग्जाम्पल। कि मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, ठीक है, कुछ नंबर्स आए, और मैं डेफिनेटली इसको कहूँगा कि ये मेरा रॉ डेटा है। जैसे मेरे पास एक नंबर आया 25, फिर इसके बाद 30, फिर 28, फिर 35, फिर 27। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो नंबर्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। लेकिन जैसे ही मैं इन नंबर्स को किसी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करूँगा तो डेटा जो है वो बन जाएगा इंफॉर्मेशन। तो अब मैं अगर कहूँ कि दी एवरेज एज, यानी मैंने कहा कि ये जो 5 नंबर्स हैं ये बेसिकली 5 स्टूडेंट्स हैं और उनकी रिस्पेक्टिवली एजेस हैं, कौन कितने साल का है। ठीक है, तो मैं अगर एवरेज एज निकालूँ इन स्टूडेंट्स का एक क्लास में, तो 29 ईयर्स आ रहा है। यानी एवरेज मेरे पास एज ऑफ स्टूडेंट जो क्लास के अंदर बनती है वो 29 बनती है। ठीक है, तो आपने ये देखा सबसे पहले कि डेटा की डेफिनेशन जो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, की पॉइंट्स क्या है उसके, और जब रॉ डेटा आता है तो जैसे ही उसको किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में डाला जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इन्फॉर्मेशन से आगे थोड़ा बढ़ें तो फिर हम एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं, जहाँ हम अपनी एकेडमिक नॉलेज को इम्बैड करते हैं और डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, कितने तरह के टाइप्स होती हैं डेटा की। तो 2 कैटेगरीज हैं जिसमें वो क्लासिफाई हो जाते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कैटेगोरिकल, और कैटेगोरिकल को दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है क्वालिटेटिव। ठीक है, उसी के सामने है दूसरी कैटेगरी न्यूमेरिकल, या फिर न्यूमेरिकल को दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है क्वांटिटेटिव। सही है। फिर कैटेगोरिकल फर्दर क्लासिफाई हो जाती है
और इसी तरह से न्यूमेरिकल भी फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई हो जाती है। तो अगर कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव की बात करें तो उसमें एक होता है नॉर्मल डेटा और दूसरा ऑर्डिनल डेटा। और न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें पहली टाइप निकलती है डिस्क्रीट डेटा और उसकी दूसरी टाइप होती है कंटिन्यूस डेटा। अभी हम आगे चल के इसकी कुछ रेलिवेंट 3 से 4 एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे वन बाय वन, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बट ये चार्ट आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमने ये डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ डेटा में नॉर्मली दो क्लासिफिकेशंस हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और फिर फर्दर उनकी दो ब्रांचेस हैं या क्लासिफिकेशन है अगेन, नॉर्मल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव डेटा, यानी जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, ये क्या चीज़ है सर? ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज़ को, कैटेगरीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को, लेकिन इसमें नंबर्स नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि जब नंबर्स नहीं है तो जाहिर सी बात है ये मेजर नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्लासिफाई हो सकता है या लेबल हो सकता है। सही है। अब हमने ये पढ़ा कि सर क्वालिटेटिव में दो तरह की मज़ीद ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो पहली है नॉमिनल डेटा या नॉर्मल डेटा। ये क्या होता है सर? ये प्योरली कोई लेबल या कोई नाम, इसकी कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती है। ये यूज़ होते हैं किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। सर जैसे एक एग्जाम्पल है जेंडर की, तो जेंडर में आपको पता है ना कैटेगरीज हैं, यानी मेल है, फीमेल है या कोई और अदर जेंडर टाइप। अब इसकी कोई रैंकिंग नहीं है, यानी मैं मेल मैंने यहाँ पहले लिखा है, तो अगर मैं इसकी जगह फीमेल पहले लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी ना तो कोई ऑर्डर होती है ना कोई रैंकिंग होती है। ठीक है, ये प्योरली लेबल्स होते हैं या नाम होते हैं, ये नंबर्स नहीं होते। ये अभी हमने सब डिस्कस किया है और याद रखिएगा ये हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एग्जाम्पल है कलर्स, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन। सर अगर मैं ग्रीन पहले लिख दूँ, रेड बाद में लिख दूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये प्योरली लेबल्स हैं या नाम है। ठीक है, यानी कोई क्वालिटी, कोई कैटेगरी, कोई कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिटीज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अंडरस्टूड। ब्लड ग्रुप्स ए बी या ओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना? तो क्या सर इसकी कोई ऑर्डरिंग या रैंकिंग भी है? नहीं। क्लासिफाई है? बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरह से क्वालिटेटिव के अंदर हमने नॉमिनल तो देख लिया और उसकी सर एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गई। दूसरी टाइप, अच्छा इसकी एक और एग्जाम्पल है रिलीजन में भी, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म। तो अगेन रिलीजन में भी कोई रैंकिंग नहीं है और ये भी नॉमिनल या नॉर्मल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा क्या होता है सर? कैटेगरीज विद अ नेचुरल ऑर्डर और रैंकिंग, यानी इसके अंदर ऑर्डिनल डेटा में एक नेचुरल ऑर्डर है या रैंकिंग है। ठीक है, इंटरवल्स बिटवीन कैटेगरीज आर नॉट नेसेसरी इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्राइमरी से। वैसे तो प्री प्राइमरी भी होता है या केजी भी होता है, नर्सरी वगैरह, लेकिन हम स्टैंडर्ड देखें तो ठीक है, हमने प्राइमरी से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर हम सेकेंडरी में गए, फिर हमने बैचलर्स किया, हमने मास्टर्स किया, फिर हमने पीएचडी किया। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैचलर्स इज़ द ऑप्शनल, देन यू कम टू आई कैप। ठीक है, एडमिशन लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इसके बाद फिर अगर मज़ीद एजुकेशन लेनी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैचलर आप पहले कर रहे हो और प्राइमरी बाद में कर रहे हो, नहीं, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यानी इसकी एक रैंकिंग है और एक स्टेज कंप्लीट होगा तो फिर आप दूसरे की तरफ बढ़ सकोगे। ठीक है, इसी तरह से आप कोई प्रोडक्ट लेते हो या कोई सर्विस लेते हो, तो ऑर्गेनाइजेशंस आपसे कहती हैं कि जी हम आपसे एक फ़ीडबैक लेना चाहते हैं। तो एज अ कस्टमर आप रैंकिंग देते हो ना, कि मुझे वो सर्विस या मुझे वो प्रोडक्ट कैसा लगा, वेरी पुअर लगा, एवरेज लगा, गुड लगा या एक्सीलेंट लगा। ठीक है, अब इसकी भी नेचुरल जो है ना रैंकिंग है, यानी ऐसा नहीं है कि पुअर के बाद डायरेक्ट गुड आ जाए
और गुड के बाद एक्सीलेंट आ जाए और एक्सीलेंट के बाद एवरेज आ जाए, नहीं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक वे में स्टार्ट होता है और एंड होता है। ठीक है, इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे हम कहते हैं कि सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मैं हाई क्लास से बिलोंग करता हूँ, या मैं लो क्लास है, तो ये इस तरह से है, लो, मिडल और हाई। अच्छा, इसको अपोजिटली रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लो के बाद हाई हो, हाई के बाद मिडल हो, नहीं। हाँ, यूं हो सकता है कि हाई मिडल लो या लो मिडल हाई। ठीक है। अच्छा, रैंकिंग इन अ रेस, यानी एक रेस है, उसकी रैंकिंग है, आप आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। हाँ, इस तरह से मिलिट्री रैंक्स हैं। जब आप आर्मी में जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक सोल्जर से स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली आप जनरल तक जा सकते हैं। कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते डेफिनेटली। तो अगर हम कोई कंपैरिजन करें अब तक जो हमने स्टडी किया सर, दो टाइप्स देखी मैंने, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता नॉमिनल के अंदर, ऑर्डिनल में करता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। जैसे जेंडर में कोई ऑर्डर नहीं होगा, ब्लड ग्रुप में कोई ऑर्डर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ये नॉमिनल है। एजुकेशन लेवल में येस, दिस इज़ ऑर्डिनल। सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पुअर टिल एक्सीलेंट, येस देयर इज़ एन ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड हमारे पास टाइप ऑफ डेटा है, उसकी जो कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, वो है क्वांटिटेटिव डेटा, या जिसे दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है सर, तो इसके क्या की पॉइंट्स हैं? डेटा दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, यानी क्वांटिटेटिव में वो डेटा आएगा, वो न्यूमेरिकल डेटा आएगा जिसको मेजर किया जा सकता है या उसको काउंट किया जा सकता है। वो एक्सप्रेस होगा नंबर्स में, नॉट इन अ टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी है वो है डिस्क्रीट डेटा की। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सर डिस्क्रीट डेटा जो है वो काउंटेबल होता है एज अ होल नंबर, और उसका कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से ऐसा डेटा है जो नंबर्स में भी है लेकिन वो डिस्क्रीट है, जिसका कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकता? लेट्स सी। सर सबसे पहली एग्जांपल है कि एक क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 40। अब ऐसा नहीं है कि कोई 40.1 या 40.5, कोई आधा इंसान तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये एज अ होल नंबर होगा। तो ये एग्जांपल अंडरस्टूड है और ये डिस्क्रीट डेटा है। सर नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट, लेट सपोज 120 कार्स जो है वो पार्किंग लॉट के अंदर पार्क हुई हुई हैं। ठीक है, इस तरह से सर नंबर ऑफ गोल्स इन अ फुटबॉल मैच 3। गोल्स भी आपको पता है कि डेसिमल में नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनका कोई फ्रैक्शन है। दूसरी जो कैटेगरी है इसी के अंदर क्वांटिटेटिव में, वो है कंटिन्यूस डेटा, और उसके बारे में कहा जाता है कि सर वो मेजरेबल तो है बट कैन टेक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकती है सर? एक स्टूडेंट की जो हाइट होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो डेसिमल्स में आती है, 5.8, 5.7, 5.2, है ना। टेम्परेचर, गर्मी है, सर्दी है, ऑटम है, स्प्रिंग है, ठीक है, तो टेम्परेचर डेली बेसिस पे भी वो भी अमूमन हम डेसिमल नंबर्स में ही देख रहे होते हैं, जैसे 36.5 सेंटीग्रेड। वज़न, वेट, ठीक है सर, वो भी बहुत कम चांसेस है कि होल नंबर में हो, ठीक है, बट ये डेसिमल में ही होता है, 72.4 kg यहाँ पर एग्जाम्पल है। टाइम टेकन टू फिनिश अ रेस, सर एक रेस में पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो टाइम लगा वो 12.37 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं जो कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करती है और जो कि ओवरऑल क्वांटिटेटिव डेटा में फॉल करती है। तो आई होप आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस भी समझ में आ गया होगा। क्विक समरी रिवीजन के लिए सर हमने ये डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव में भी दो हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव का दूसरा नाम कैटेगोरिकल है, क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम न्यूमेरिकल है। दोनों के अंदर दो दो सब टाइप्स बनी हुई हैं सर। क्वालिटेटिव के अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। नॉमिनल
क्या होती हैं सर? जिसके अंदर रैंकिंग नहीं है, ठीक है। तो जैसे जेंडर हो गया, सिटीज़ हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। ऑर्डिनल सर एजुकेशन लेवल, सेटिस्फैक्शन, रैंकिंग, ठीक है। डिस्क्रीट सर ये क्वांटिटेटिव में जो न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट करता है और वो होल नंबर होगा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ गोल्स। तो कंटिन्यूस हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम, ठीक है। तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाएगा तो आई होप कि आप कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। सर फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा बाय स्ट्रक्चर, ठीक है सर। तो इसमें तीन टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के हवाले से डेटा की, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और केस स्टडीज अभी मैं मेंशन करूंगा इसमें। सबसे पहली टाइप है सर स्ट्रक्चर डेटा की। स्ट्रक्चर डेटा क्या कहता है सर? ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा सेट होता है जो कि रॉज और कॉलम्स की शक्ल में आता है, ठीक है। जैसे हम टूल्स की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एसक्यूएल टेबल्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिसके थ्रू हमें स्ट्रक्चर डेटा मिलता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन है वो रोज कॉलम्स के हिसाब से है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हो सकता है वो। स्ट्रक्चर डेटा का बेनिफिट क्या है कि सर दिस इज़ इजी टू सर्च, एनालाइज एंड प्रोसेस विथ ट्रेडिशनल टूल्स। जैसे मैंने बात की कि एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट वर्जन जो हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से अभी आजकल ऑनलाइन गूगल शीट्स भी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ यूज़ कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी मज़ीद स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा का जो मेन बेनिफिट है वो, क्योंकि रॉज और कॉलम्स वाइज वो स्प्रेड होता है, तो दैट इज़ ईजी टू सर्च एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड और एनालाइज, ठीक है। और जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, अदर टूल्स लाइक पाइथन है, पावर बीआई है, टैबल्यू है, तो उनमें भी हमें स्ट्रक्चर डेटा एडवांटेज डेटा है टू बेसिकली मैनिपुलेट एंड क्रिएट सम रिपोर्ट्स क्विकली, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं सर इसकी? सबसे पहली बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास सर्टेन कॉलम्स होते हैं, डेट, अमाउंट, अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। इस जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस होता है, वो भी बहुत सारी स्कूल्स के अंदर या इवन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक्सेल के अंदर लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी मेंटेन होता है। तो आईडी का कॉलम होता है, नेम, एज, ग्रेड, सब्जेक्ट्स, ठीक है, इस तरह के कॉलम्स होते हैं। सेल्स रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, इसके कॉलम्स बने होते हैं और हर रॉ के ऊपर उसका एक रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड होता है। एम्प्लॉय डेटा, एचआर के सिनेरियो में ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय डेटा अपने पास मेंटेन करता है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, उसकी सैलरी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और मज़ीद एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रही हैं सर? स्ट्रक्चर डेटा से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डेटा की दो मज़ीद टाइप्स हैं जो आपकी स्टडी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, बट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और वो ज़रूरी भी है, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली ये डेटा सेट्स दिखा भी रहा हूँ, ताकि आप इसको देख के एनालाइज अच्छे से कर सकें, और अगर कोई सवाल आता भी है तो आप उसको अटेम्प्ट करते रहें। तो स्ट्रक्चर डेटा में दो टाइप्स फर्दर हैं, एक है टैबुलर और दूसरी है नॉन टैबुलर। हम सबसे पहले एग्जांपल नॉन टैबुलर की डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक एक्सेल की स्प्रेडशीट के ऊपर जो है वो नॉन टैबुलर डेटा टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो ऑर्डर डेट्स हैं कि कौन कौन सी डेट पे ऑर्डर आया है, ऑर्डर आईडी क्या है, सेल्स पर्सन कौन था हमारे पास, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन है दो कंट्रीज़ की, यूके और यूएसए। यूके के रिस्पेक्टिवली कितने यूनिट्स थे और उसका ऑर्डर अमाउंट क्या बना, और इस तरह से यूएस के कितने यूनिट्स थे उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट के अगेंस्ट, और उसका क्या अमाउंट बना, ठीक है, और फिर टोटल है, सही है। तो ये जो डेटा है ये नॉन टैबुलर है क्योंकि ये समराइज्ड है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये भी स्ट्रक्चर डेटा है लेकिन ये नॉन टैबुलर है। सबसे पहले मुझे पता चल रहा है कि रिपोर्ट का नाम क्या है, किस पीरियड से स्टार्ट हो रही है, 2021 से 2023, और दो रीजन है, यूके एंड यूएस, और स्प्लिट किया गया है, ठीक है, डिफरेंट सेल्स
को देखते हुए 2021-22 यूके और यूएस के हिसाब से, और इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हर ग्रुप में या हर एरे में नीचे टोटल भी मौजूद है, ब्लैंक कॉलम भी है, इसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर डेटा तो है, बट ये नॉन टैबुलर इसकी शक्ल है, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग सेमी रिपोर्ट है ये बेसिकली, आप इसको ये समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, इस तरह की रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। अब ये ईयर वाइज है, सेल्स पर्सन है, कंट्री है हमारे पास इस मरतबा, और ईयर वाइज 2011, 12, 13 यूनिट्स और ऑर्डर अमाउंट, और उसके बाद टोटल्स हैं, ठीक है। रॉ वाइज टोटल भी हैं, कॉलम वाइज टोटल भी हैं। तो ये भी एक सेमी रिपोर्ट है, नॉन टैबुलर है। देखिए, स्ट्रक्चर डेटा के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर करें कि कौन सा डेटा ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है टू मेक रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स एंड डेटा एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा में टैबुलर डेटा जो है ना वो रिस्पेक्टिवली प्रेफर किया जाता है, नॉन टैबुलर नहीं, क्योंकि नॉन टैबुलर एक सेमी रिपोर्ट है अनटिल अनलेस कि हम इसको नॉर्मलाइज ना कर दें इस डेटा को, ठीक है। दूसरी बात कि सर क्या हम ये समझें कि स्ट्रक्चर डेटा हमेशा क्लीन डेटा होगा? नहीं, डेटा का स्ट्रक्चर अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो टैबुलर है या नॉन टैबुलर है, ज़रूरी नहीं कि वो क्लीन भी हो, क्योंकि वो रॉ डेटा है। अब हो सकता है कि डेट का फॉर्मेट सही नहीं है या नंबर का फॉर्मेट सही नहीं है, तो अभी हमें मज़ीद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़े थ्रू फार्मूलाज, थ्रू फंक्शंस, ठीक है। तो एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर कीजिएगा कि सर जो स्ट्रक्चर डेटा है, चाहे वो टैबुलर हो या नॉन टैबुलर हो, क्या वो क्लीन भी होगा? नहीं, वो क्लीन नहीं होगा। उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, ठीक है। बट जो पहली टाइप है स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है नॉन टैबुलर और टैबुलर। तो सर अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि जो नॉन टैबुलर की एग्जांपल्स हम देख रहे हैं वो एक तरह की समराइज रिपोर्ट्स की शक्ल में होती हैं, सेमी रिपोर्ट्स होती हैं, जो प्रेफर नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस हम इसको नॉन टैबुलर को टैबुलर में कन्वर्ट ना कर दें, ठीक है। तो सर अब तक तो हमने नॉन टैबुलर देखा, सो हमें बताएं कि टैबुलर किस तरह की होती है। तो वो आपके सामने अब मौजूद है, और हम ये कहते हैं कि जो टैबुलर डेटा है, जो स्ट्रक्चर डेटा के अंदर टैबुलर एग्जाम्पल है, वो परफेक्ट फॉर्मेट है टू इम्पोर्ट दिस काइंड ऑफ डेटा इन एक्सेल और पावर बीआई और टैब्ल्यू, क्योंकि इसको इसके ऊपर एनालिटिक्स करना, इसके ऊपर फार्मूलेज अप्लाई करना, इसके ऊपर विजुअलाइजेशंस, चार्ट्स को बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सेमी रिपोर्ट यानी नॉन टैबुलर। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें कि स्ट्रक्चर डेटा के अंदर हम किसको प्रेफर करते हैं? हमेशा टैबुलर को। सर मतलब क्या इसका? देखो, टैबुलर के अंदर अगर आप देखें तो ये एक्सेल की स्प्रेडशीट का प्रीव्यू है, और हर कॉलम एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा स्टोर किया हुआ है उसने। यानी पहले कॉलम के अंदर कंट्री है तो इसकी जो डेटा टाइप प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट है। इसी तरह से जो सेल्स पर्सन है तो पूरे कॉलम में सेल्स पर्सन है, ठीक है। कोई डेटा समराइज नहीं है, हर जो रिकॉर्ड है, हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक अलग रॉ के ऊपर है। डेफिनेटली टैबुलर एग्जाम्पल के अंदर जो स्ट्रक्चर डेटा है, जो रॉ नंबर 1 पे हमेशा हेडर्स होते हैं कि वो कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर रॉ नंबर 2 से वो डेटा यानी वो रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, हर रिकॉर्ड एक सेपरेट रॉ के ऊपर है, ठीक है। इस तरह से अगर आप कॉलम सी को देखें तो ऑर्डर डेट, अब इस ऑर्डर डेट के अंदर सारी डेट्स आपको नज़र आएंगी। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा कि क्या सर मैं ये अज्यूम करूं कि टैबुलर डेटा के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें डेटा क्लीन भी होगा? नहीं, हो सकता है कि इसके अंदर एक यूज़र ने डिफरेंट डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स रखे हों और जब हम एनालाइज करने जा रहे हो तो हमें कोई मसला आ जाए, एरर आ जाए। या लेट सपोज ऑर्डर अमाउंट का जो टाइप है वो अभी तो नंबर है लेकिन उसको एज अ टेक्स्ट दिखाया हुआ है, तो कैलकुलेशंस के वक्त नंबर ना आए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर डेटा चाहे वो टैबुलर हो या नॉन टैबुलर हो, डेटा क्लीन ही होगा, उसमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। बट हम देखेंगे कि किस तरह से उसको ओवरकम किया जाता है। तो मैं अगेन क्विकली रिवाइज करूं कि सर जो टाइप्स ऑफ डेटा बाय स्ट्रक्चर है,
स्ट्रक्चर डेटा के अंदर दो फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, एक नॉन टैबुलर जो सेमी रिपोर्ट होती है, जो कुछ इस तरह से समराइज रिपोर्ट्स होती हैं, और एक होती हैं टैबुलर। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं डेटा एनालिस्ट जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर या बिजनेस एनालिस्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, पावर बीआई हो, इवन अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो जो अमूमन ईआरपी से जो जनरल एंट्रीज होती है वो भी टैबुलर फॉर्मेट में आती हैं, और वो फिर उसको मैनिपुलेट करके थ्रू पिवट टेबल्स, ठीक है ना, और थ्रू डिफरेंट फार्मूलाज लाइक वी लुकअप्स, इफ्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, वो सारी क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उस टैबुलर डेटा को क्लीन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो नॉन टैबुलर है या जो सेमी रिपोर्ट है, इसकी इंडिकेशंस क्या है? वैसे तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, तो आपको समझ आ जानी चाहिए, बट कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किए, वो आपको मैं समझा देता हूँ कि अक्सर कॉलम लेबल्स जो होते हैं वो 2 रॉस पे होते हैं, यानी डबल डबल हेडर्स होते हैं उसके अंदर, डबल भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें सिंगल नहीं होते। ठीक है, उसमें आपको टोटल्स नज़र आएंगे रॉ वाइज, कॉलम वाइज। ठीक है, उसकी ग्रुपिंग करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। ठीक है, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं बीच में ब्लैंक रॉज या कॉलम्स नज़र आएंगे। ठीक है, और इस तरह से रॉज में उसके सब टोटल्स या टोटल्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज भी टोटल नज़र आते हैं और रॉज वाइज भी टोटल नज़र आते हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉन टैबुलर हैं, सेमी रिपोर्ट्स हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में फॉल करती हैं। लेकिन हमने क्या कहा सर, हमारे लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या है, टैबुलर डेटा, यानी स्ट्रक्चर डेटा हो लेकिन टैबुलर में हो। तो कैसे पहचानेंगे कि वो जो डेटा है वो टैबुलर है? एक तो आपको बाय पिक्चर भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, मज़ीद मैं आपको डेटा सेट्स दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि सबसे पहला रूल ये है कि हर रिकॉर्ड एक अलग रॉ के ऊपर होगा, जो आपको यहाँ पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, ईच कॉलम कंटेन्स अ टाइप ऑफ डेटा, हर कॉलम एक सिग्निफिकेंट फॉर्मेट टाइप रखता है, जैसे डेट, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट, सेल्स पर्सन, रीजन। ठीक है, देर आर नो ब्लैंक कॉलम्स और रॉस। इस तरह के टैबुलर डेटा के अंदर इंटायरली कोई ब्लैंक रॉ या ब्लैंक कॉलम नहीं नज़र आते अमूमन। ठीक है, होते ही नहीं है। ठीक है, और कॉलम लेबल्स जो होते हैं वो डेफिनेटली फर्स्ट रॉ पे होते हैं, जैसे मैंने कहा रॉ नंबर 1 पे सारे हेडर्स होते हैं, और रॉ नंबर 2 से जो है वो रिकॉर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें कोई मर्ज सेल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ निशानियां हैं, और यहाँ आप इसको रूल समझ लें फॉर द टैबुलर डेटा। इसके साथ साथ कोई सब टोटल्स आपको इसमें नज़र नहीं आएंगे, सिंपल ये रॉ डेटा। ऑलराइट, तो हम एक और एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेट में हमें स्ट्रक्चर डेटा किस तरह का नज़र आता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर डेटा की क्योंकि जब हम एनालिटिक्स साइड पर जाते हैं तो इन स्ट्रक्चर डेटा की भी ना क्लासिफिकेशंस हो जाती है, लेकिन वो क्लासिफिकेशंस और उसकी एनालिटिक्स के लिए हमारे पास चैप्टर 3 है, जैसा मैंने बताया। बट चैप्टर 1 में हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हम किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हम नॉर्मल एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर डेटा देखना चाहें, तो वो कैसे स्टोर हुआ होता है। तो आपको यहाँ पर एक डेटा इस वक्त नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसमें ऑलमोस्ट 5 कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक है, डेट का कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी है, स्टोर आईडी है, कस्टमर आईडी है, और क्वांटिटी है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि ऑल्दो हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है, और ये टैबुलर फॉर्मेट में है जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, तो ज़रूरी नहीं कि डेटा क्लीन हो। और मैंने बताया है कि डेटा क्लीन करने के हवाले से हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज़ द स्ट्रक्चर डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर इन 5 कॉलम्स के ऊपर हम एनालिटिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो इन डिटेल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादा मैं इन कॉलम्स का काउंट ले सकता हूँ। ठीक है, या क्वांटिटी के कॉलम का सम कर लिया, या कितने का यूनिक कस्टमर आईडी हैं, कितने यूनिक स्टोर आईडीज़ हैं, प्रोडक्ट आईडीज़ कितने हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो सकती है, बट डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स नहीं हो सकती, और डिस्क्रिप्टिव भी एक हद तक हो सकती है। तो ये तो फैक्ट टेबल है, ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स हैं कि हर
तारीख के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, किस स्टोर से हुआ है, किस कस्टमर ने इसको बाय किया और कितनी क्वांटिटी में बाय किया। बट मुझे नहीं पता कि इस वक्त ये प्रोडक्ट आईडी जो लिखा हुआ है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट आईडीज आपको नज़र आ रहे हैं, इन प्रोडक्ट आईडी का नाम क्या है, ठीक है, और इसकी पर यूनिट प्राइस क्या है, इसका SKU साइज़ क्या है, हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा। इसी तरह से स्टोर आईडी तो है, बट स्टोर आईडी से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त यहाँ पर। इसी तरह से कस्टमर आईडी तो है, बट कस्टमर से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है टू डू द एनालिटिक्स, ठीक है ये स्ट्रक्चर डेटा टैबुलर फॉर्मेट में, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे मैं फर्दर इसको एनालाइज करके कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकूं। लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टेबल्स मजीद स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, यह है प्रोडक्ट्स का। इस कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक टेबल में, एक स्ट्रक्चर डेटा में, टैबुलर फॉर्मेट में उसको स्टोर करके रखा है। तो अगर मैं ये देखूं प्रोडक्ट आईडी, तो तकरीबन 74 प्रोडक्ट्स हैं और आईडी कोड स्टार्ट होता है P0001 से, फिर P0002, ठीक है। और हर प्रोडक्ट आईडी के आगे उसका नाम है कि वो प्रोडक्ट आईडी किस चीज़ को बिलोंग करता है। फिर उसके आगे उसकी फर्दर कैटेगरी है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो ड्रिंक्स है, वो चॉकलेट्स हैं, वो बिस्किट की कैटेगरी है, ठीक है। फिर उसकी पर यूनिट प्राइस मौजूद है और इसके बाद उसका SKU साइज़ है। इस तरह से ऑलमोस्ट 74 जो है वो प्रोडक्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और 74 यानी आप किसी स्टोर के अंदर जाते हैं और आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट, और परचेज कर लें। तो इस वक्त इस कंपनी के पास 74 प्रोडक्ट्स है। जैसे जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस करती जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में ऐड ऑन होती जाएगी, या अगर कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो डिलीट हो जाएगा उसका रिकॉर्ड। इसी तरह से स्टोर आईडी मौजूद है, इसी तरह से स्टोर्स का टेबल मौजूद है कि उस कंपनी के कितने स्टोर्स लोकेटेड हैं। इस वक्त उस कंपनी के तकरीबन 15 डिफरेंट स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स, ठीक है, और किन किन स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है, स्टेट का कोड क्या है, फिर सिटी कौन सा है, जिप कोड, क्या वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, सेल्फ चेकआउट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, कैश एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, काफ़ी ड्यू टू सर्टेन रिस्क एज वेल, सही है, तो वो कार्ड्स के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करते हैं, सही। अब ये सारे जो टेबल्स इन्होंने बना कर रखे हैं ये क्या हेल्प आउट करेंगे, ये हेल्प आउट इस तरह से करेंगे कि जो मेरा डेटा है रियल टाइम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मैं प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे लुकअप कर सकता हूँ अपने डायमेंशन टेबल में जो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है कि जी वो जो प्रोडक्ट आईडी की क्वांटिटी सर्टेन डेट पे सेल हुई है उसका नाम क्या था, उसकी कैटेगरी क्या थी, और फिर मैं उसकी अमाउंट निकाल सकूं, ठीक है। इस वक्त मैं प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब चैप्टर 3 आएगा तो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके और एनालाइज करके दिखाऊंगा सारी चीज़ों को। बट अभी थियोरेटिकली क्योंकि ये चैप्टर 1 की वीडियो, तो मैं समझा रहा हूँ कि देखें ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा किस तरह से फॉर्मेट, किस तरह से फॉर्म किया जाता है, सही है। इसी तरह से कस्टमर्स का टेबल है, तो अब तक जितने भी कस्टमर्स आए हैं उनके पास 800 कस्टमर्स अब तक विजिट कर चुके हैं और उन सबकी यूनिक इन्फॉर्मेशन विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ स्टोर हुई हुई है। इसी तरह से एक और टेबल है जिप कोड का कि किस जिप कोड के आगे कौन सा नियरेस्ट स्टोर आईडी है ताकि कस्टमर वहाँ पर विजिट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से डेटा सेट स्टोर होते हैं और जो है वो डैशबोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे कि हमने बात की सबसे पहली डेटा टाइप बाय स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने सबसे पहली टाइप देखी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर डेटा में हमने ये समझा कि डेटा या तो टैबुलर होगा या नॉन टैबुलर होगा, बट वो ज़रूरी नहीं कि क्लीन हो, ठीक है। अब जब डेटा हमारे पास आता है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो, चाहे वो HR रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो सप्लाई चेन रिलेटेड डेटा हो, तो डेटा को क्लीन करने के लिए यानी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ETL टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम के अंदर, यानी चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, आइदर इट इज़ एक्सेल, आइदर इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेस्कटॉप,
माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई फॉर वेब। माइक्रोसॉफ्ट ने जो ETL टूल डेवलप किया है उसका नाम है पावर क्यूरी, ठीक है, जिसका बैक एंड पे डेफिनेटली एक लैंग्वेज है। इसका एक मेन इंटरफेस भी है जहां हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं और डेटा को ऑटोमेट करते हैं, यानी जितने भी स्टेप्स हम डेटा क्लीनिंग प्रोसीजर के वक्त अप्लाई कर रहे होते हैं वो ऑटोमेट भी हो जाते हैं। और बैक एंड पे एक लैंग्वेज होती है M लैंग्वेज, ठीक है, यानी मैशअप लैंग्वेज, ठीक है। बहरहाल पावर क्यूरी किस लिए यूज़ होता है, हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ कैफ 3 ये समझना है कि सर पावर क्यूरी एक ETL टूल है। ETL का मतलब क्या है कि डेटा हम किसी डेटा सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब डेटा देखें कहीं से भी आ सकता है, वो डेटा सोर्स बहुत डिफरेंट होती हैं, चाहे वो आपकी लोकल हार्ड ड्राइव पे फाइल्स पड़ी हुई हों, जैसे मैं आपको यहाँ प्रीव्यू करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरी लोकल हार्ड ड्राइव पे एक फ़ोल्डर है, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर कुछ एक्सेल फाइल्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल भी मौजूद है जिसमें डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जिसमें मैंने आपको कुछ डैशबोर्ड्स दिखाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। इस तरह से डेटा PDF फाइल्स में भी होता है, नोटपैड की फ़ाइल में भी होता है, पिक्चर में भी से भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप्स होती हैं। तो डेटा कनेक्शन लोकल हार्ड ड्राइव से भी बनते हैं डिफरेंट फाइल टाइप्स के थ्रू, या फिर रियल टाइम बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस के पास ERP सॉफ्टवेयर हैं, इट कुड बी SAP और Oracle और एनी अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, तो उसके भी कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके पास ज़ाहिर क्रेडेंशियल्स होंगे, उसका IP एड्रेस, उसके लॉगिन ID, पासवर्ड, और उसके थ्रू आप डेटा फैच करते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कनेक्टर बनता है। हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट कनेक्शंस पॉइंट बनाकर एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से डेटा रॉ फॉर्म में, और फिर हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस डेटा को क्लीन करते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इस तरह से फिर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन हम उसको लोड कर देते हैं। तो इसकी कुछ पिक्चर इस तरह से होगी टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में पावर क्यूरी का जो टूल है वो हमें हेल्प करता है कि हम कहीं से भी डेटा लाएं, ठीक है। एक वक्त में एक सोर्स भी हो सकती है, एक वक्त में मल्टीपल सोर्सेज से भी डेटा आ सकता है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन पावर क्यूरी करें, और फिर हम डिसाइड करेंगे हमें वो कहाँ लोड करना है। आइदर इट कुड बी आउटपुट एज एन एक्सेल फाइल और पावर बीआई के अंदर करना है, या हम किसी और माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में करना चाहते हैं थ्रू वेब, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ज़रूर क्लियर हो जाता है कि सबसे पहली टाइप हमने देखी सर स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। फिर हमने देखा टैबुलर एंड नॉन टैबुलर किस तरह के होते हैं, और फिर इसके बाद का स्टेप कि जब टैबुलर डेटा आ जाता है या नॉन टैबुलर डेटा आ जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हम ETL टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल है कि सर डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो लोकल हार्ड ड्राइव पे हो या वेब पे हो या सर्वर्स हों, हम वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में पावर क्यूरी मौजूद है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऑटोमेट होता है, और फिर हम उसको लोड कर देते हैं इनटू अ रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन जहाँ पर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स को रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, हम उस टूल के अंदर उसको बनाकर प्रेजेंट करते हैं। अब डेटा क्लीनिंग के कुछ चैलेंजेस हैं, वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इंशाल्लाह चैप्टर 3 की जब हम बात करेंगे उस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। चैप्टर 1 के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो उसके अंदर क्या मसले होते हैं अमूमन कॉर्पोरेट के डेटा सेट्स में। सर अक्सर ये होता है कि कोई डेटा सेट ऐसा आया जिसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ है, ठीक है। दूसरा डुप्लीकेट, तो हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना चाहिए उसूलन, ठीक है। तीसरा मसला क्या हो सकता है सर, डेटा टाइप कन्वर्जन या फॉर्मेट का इशू है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो इनवॉइस डेट के कॉलम के अंदर यूज़र ने एक ही फॉर्मेट नहीं रखा, डेट का मुख्तलिफ फॉर्मेट रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से सिंटेक्स एरर भी हो सकता है, ऑलरेडी कुछ एरर्स आ रहे हैं, हमें उसको क्लीन अप करना है। कोई डेटा ऐसा होगा जो इररेलेवेंट होगा, आपकी एनालिटिक्स में उसका कोई ऐड ऑन नहीं है, तो आपको उसको रिमूव करना है, या आउटलायर्स, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये कॉमन चैलेंजेस हैं जब हम डेटा क्लीनिंग प्रोसीजर के वक्त फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं डेटा के हवाले से।
जब हम डेटा क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद हम एनालिटिक्स की तरफ आते हैं, और एनालिटिक्स 4 तरह की होती हैं। अमूमन एक या दो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वन वन एट अ टाइम। और देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, और क्या नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, either it's a banking sector, either it's a manufacturing side, it's an insurance company, it's a hospital industry, it's an airline, डिपेंड करता है और किस तरह का डेटा सेट है आपके पास। ठीक है, तो लेकिन जो कॉमन टाइप्स है, क्योंकि जब हमारे पास डेटा आया, हमने उसको क्लीन किया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको एनालिटिक्स में ट्रांसलेट किया जाए और एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जाए। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन एनालिटिक्स है जो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे की जाती है, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैन, मिक्स, टॉप 5, टॉप 10, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, तो उस एनालिटिक्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जो जिस शख्स के पास पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का डेटा, यानी हिस्टोरिकल डेटा आपके पास मौजूद है, और आप हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कुछ इंसाइट्स निकालना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, फिर होती है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ये एक लेवल आगे, यानी नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या कहती है कि उसमें रीजनिंग होती है कि अगर आपके पास एक नंबर आया, आपको कहीं लॉस हुआ है या आपको प्रॉफिट हुआ है, और आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से उसको कंपेयर कर रहे हैं या वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो आपसे पूछती है कि ये जो परसेंटेज आई है या जो नंबर आया है, ये जो वेरिएंस नेगेटिव में है, इसका रीज़न पता करके आओ, ये क्यों हुआ है। तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में हम रीजनिंग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द कॉज ऑफ द आउटकम। ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि ये तमाम एनालिटिक्स की जो प्रैक्टिकल साइड है, ये चैप्टर नंबर 3 में कवर हुई है। ठीक है, बट क्योंकि चैप्टर 1 में आपको डेटा के हवाले से चीज़ें बताना मैंडेटरी है, तो मैंने इसको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। बट हर एक एनालिटिक्स को मैं आपको इंशाल्लाह चैप्टर 3 में डिटेल में दिखाऊंगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होती है सर? जो प्रिडिक्ट करे फ्यूचर के आउटकम्स को, यानी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, और हम हिस्टोरिकल डेटा और जो प्रेजेंट हमारे जो ट्रेंड्स हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, और जो हमारे कंट्री से आउटसाइड जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं या जो टेंशन्स हैं, उन सारे अजम्पशंस को लेते हुए हम कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसके बाद है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर, यानी जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है वो एआई का पार्ट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाएं तो मशीन लर्निंग, डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किए जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, बट शुरू की जो 3 है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव, ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, पावर बीआई में भी कर सकते हैं, टैब्ल्यू में भी कर सकते हैं। अब हमारे पास को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में एआई टूल है, तो को पायलट हमारे पास एक्सेल में भी है और पावर बीआई में भी, और इवन टैब्ल्यू के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है एआई से रिलेटेड। बट इवेंचुअली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो हाई लेवल डिसीजंस होते हैं जो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है जो हमारे पास आता है, तो हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं कोई ना कोई एमएल। ठीक है, इसी तरह से आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम एमएल का कोई ना कोई एल्गोरिथम लगा रहे होते हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है का जो डोमेन है वो एआई की तरफ आ जाता है, वेरेस डायग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चार्ट के अंदर ये बताया गया है कि किस एनालिटिक्स की कितनी वैल्यू है और कौन सी मुश्किल है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस वैल्यू। तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो सबसे आसान है और उसकी वैल्यू भी कम है, क्योंकि वो बड़ा आसान है। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है और आप सिंपली कॉलम का सम निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, काउंट, मैक्स, मैन या नॉर्मल से पिवट टेबल्स बना के उसको समराइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से लेवल 2 पे डायग्नोस्टिक है, उसकी वैल्यू फर्दर इम्प्रूव होती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इसी तरह से फिर प्रिडिक्टिव है, और सबसे लास्ट में प्रिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसमें एआई इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके बैक एंड पे एल्गोरिथम्स है, और एल्गोरिथम्स इज़ ऑल अबाउट मैथ्स। ठीक है, मैथ्स और स्टैट्स ही बेसिकली बैक एंड पे होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे तो आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाएंगे। बहरहाल
क्योंकि ये कैफ 3 का पेपर है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा। इवन इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप जवाब लिख सकें आसानी से। अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो स्ट्रक्चर डेटा था उसकी बात हो गई, अब हम अनस्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं। तो सर ये होता है रॉ डेटा विथ नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट। ठीक है, ये सबसे मेन की पॉइंट है इसका कि सर इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही नहीं है। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट ज़रूर था, टैबुलर या नॉन टैबुलर। ठीक है ना सर, हार्डर टू स्टोर इन टेबल्स, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको हम किसी टेबल में स्टोर कर सकें। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेक्स्ट माइनिंग हो रही है किसी वेबसाइट से, ठीक है, या इमेज प्रोसेसिंग वाला काम हम कर रहे हैं, या एनएलपी, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंशाल्लाह जो आपका स्टडी टेक्स्ट के अंदर एआई का जो चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपको मैं डिटेल में विद एग्जांपल समझाऊंगा कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है या एनएलपी क्या है। बट अभी हमें ये समझना है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किन किन फॉर्म्स में होता है, ठीक है, और वो टेबल्स में स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि उसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही नहीं है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं चैप्टर 1 के लिहाज से कि सर कॉमन एग्जांपल्स ईमेल्स हैं, चैट मैसेजेस हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, आप फेसबुक पे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, या ट्वीट्स वगैरह है, या लिंक्डइन पे आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, कोई स्कैन डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल्स, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स पे अगर आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं, ठीक है, या आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उनके कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। प्रैक्टिकली देखें तो कॉर्पोरेट के अंदर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है टू गेट द डेटा आउट ऑफ दिस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर वंस। सही है, बट आई होप कि इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा कि अनस्ट्रक्चर इसमें क्लासीफाई हो जाती है। फिर तीसरी टाइप हमारे पास है सेमी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर क्या होती है? मिक्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है सर, डज नॉट फिट neatly into tables but still have some organizational tags or markers, often stored in XML, JSON or NoSQL databases। ठीक है जी सर, ये क्या होता है ज़रा समझते हैं इसको। पहली एग्जांपल ये कह रहा है XML और JSON फाइल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करता चलो, एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई प्रोग्रामिंग लिखनी नहीं है, आपको कोई प्रोग्रामिंग का डेमो नहीं देना, कोई चीज़ प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करनी। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके टीचर ने आपको राइट तरीके से कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर दिया है, ताकि अगर सवाल मुश्किल भी बनता है तो आप मेरी इन वीडियोस को देखते हुए उस नॉलेज को ट्रांसलेट करते हुए अपना जवाब लिख सकें। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे आपको XML सीखने की ज़रूरत नहीं है या जेसन सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फार्मूला या पावर BI सीखना है। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आपको ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा सेट्स, उनके सिस्टम्स और उसमें कौन से रिस्क इन्वॉल्व है और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। XML और जेसन फाइल्स, ठीक है, HTML वेब पेजेस। HTML भी एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेबसाइट जो बनी होती हैं उसके बैक एंड पे जो है वो HTML लैंग्वेज होती है। ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेंसर डेटा विथ मीटा डेटा। सर ये क्या होता है? ये तो हम पहली मरतबा सुन रहे हैं कि ये सेंसर डेटा और मीटा डेटा क्या होता है। अगेन एग्जाम्पल्स अभी आएंगी। ईमेल्स तो बहुत कॉमन है कि सर उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी भी तरह का फॉर्मेट यूज़र बना सकता है ईमेल के अंदर। ठीक है, बट हाँ उसके अंदर कुछ चीज़ें, फील्ड्स जो है वो फिक्स होती हैं, जैसे किसको भेजना है, टू, फ्रॉम, कौन सी डेट पे जा रहा है वो। ठीक है, वो स्ट्रक्चर होती है, बट ज़्यादातर उसका जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसीलिए हमने उसको सेमी स्ट्रक्चर में डाला हुआ है। इसके अलावा कुछ लॉग फाइल्स, जैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं या अपने विंडोज़ में लॉगिन करते हैं, तो बैकएंड पे लॉग फाइल्स बनती हैं, टाइम स्टैम्प्स, ताकि पता चल सके IT डिपार्टमेंट को कि किस यूज़र ने कितने बजे कौन सी एप्लीकेशन ओपन की और बैकएंड पे क्या चीज़ एक्टिविटी की है। ठीक है, और बहुत इसमें भी एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। जब हम रिस्क के चैप्टर पे आएंगे तो हम बताएंगे कि क्यों लॉग फाइल्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और क्यों IT डिपार्टमेंट की नज़र होती है इस पर। ठीक है, इसके अलावा फ्री टेक्स्ट मैसेजेस, उसकी भी लॉग फाइल्स बनती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन एग्जाम्पल्स को ना थोड़ा सा
डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैसी नज़र आती हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या उनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैसा नज़र आता है। तो सर सबसे पहली एग्जांपल सेमी स्ट्रक्चर के अंदर एक्सएमएल वर्सेस जेसन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर एक्सएमएल की कोडिंग नज़र आ रही है, और जैसे मैंने कहा कि आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नज़र किस तरह से आती है, कैसे डेवलपर्स इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेस देन ग्रेटर देन की साइन है, ये बेसिकली टैग्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट कोड्स हैं जो रन होते हैं, इसकी एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। अभी हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे। इस तरह से जेसन है, जेसन का देखो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं और उसमें जो कीज़ यूज़ हुई हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। बोथ जेसन एंड एक्सएमएल कैन बी यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर। सबसे पहले एग्जांपल क्या है कि अगर कोई वेब सर्वर है और वहाँ से कोई डेटा आ रहा है जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो या तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा होगा या वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पर शो हुई हुई है। इस तरह तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आपको विजिबल होगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना, ईमेल एड्रेस, सही है। अब आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास जेसन या एक्सएमएल की कोई फाइल आती है और आपने पूरा कॉपी कर लिया टेक्स्ट और पेस्ट करेंगे फॉर एग्जांपल एक्सेल में, या आप इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई में, तो डेफिनेटली डेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक क्लीन अप प्रोसेस रन करना पड़ेगा टू एक्सक्लूड द मार्कअप्स, जो ये या टैग्स हैं बेसिकली, आपको उसको निकालना पड़ेगा, या जो इररेलेवेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना पड़ेगा, और सिर्फ हमें क्लीन डेटा चाहिए। तो अगर आप इसको एक्सेल में करेंगे तो आपको ETL टूल का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ पावर क्यूरी। टैब्ल्यू में भी हमारे पास आसानी से कनेक्टर बन सकता है एक्सएमएल का, और हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लीन अप प्रोसेस। अगर आप पाइथन यूज़ करते हैं फॉर एनालिटिक्स तो वहाँ भी लाइब्रेरीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज हमारे पास मौजूद होती है कोडिंग के हवाले से, टू गेट द एग्जैक्ट डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से अगर आप पावर बीआई की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इकोसिस्टम पावर क्यूरी का है, जो एक ETL टूल है जो डेटा ट्रांसफॉर्म करता है और लोड करता है सिस्टम के अंदर। तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जो है ना वो बेस्ड करते हैं इन्हीं तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जेसन का फुल फॉर्म क्या है सर। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसी की फैमिली में से है, ठीक है। क्यों, क्या बेनिफिट है, किस चीज़ के लिए आइडियल है, वो मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सर ये लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट है। आपने देखा है कि जब आप वेबसाइट्स खोलते हैं तो बहुत क्विकली खुल जाती हैं, ठीक है ना, और लाइट वेट होती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूज़र्स लैपटॉप लेके नहीं बैठे होते, वो उनके पास सेल फोन्स होता है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट है। तो जेसन क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि सर वो लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है, ईजी टू रीड एंड राइट है, और उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स है, जैसे स्ट्रिंग्स, ठीक है, नंबर्स, बूलियंस, बूलियंस मीन्स 1 और 0, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में जब हम एनालिटिक्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। आइडियल फॉर वेब एप्लीकेशंस, अगर आपसे ये पूछा जाए जेसन कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, तो वेब एप्लीकेशंस, APIs मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, यानी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम API कहते हैं, या कनेक्टर जिसे आप कह सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस एंड सिनेरियोज वेयर द स्पीड एंड सिंप्लिसिटी आर प्रायोरिटाइज, ठीक है। इस तरह से XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी सर। ये कहाँ यूज़ होती है सर, जहाँ पर इंटरप्राइज लेवल की जहाँ बात आ जाए, जहाँ डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, या जहाँ पर हमें डेटा वैलिडेशंस करनी हो, ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, या हमें मेक श्योर करना हो डेटा की इंटीग्रिटी या कंसिस्टेंसी के हवाले से, तो XMLs वहाँ यूज़ की जाती है। सेंसर डेटा क्या होता है, सेंसर डेटा कंसिस्ट ऑफ रीडिंग्स फ्रॉम अ सेंसर, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, लाइट हो गया, पैड विथ मीटर डेटा, यानी सेंसर डेटा किसके साथ ज्वाइन होता है, मीटर डेटा के साथ, विच प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट सच एज सेंसर लोकेशन, टाइम स्टैम्प, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिवाइस ID एंड सेंसर टाइप। मीटर डेटा क्या होता है, एक जनरल इंफॉर्मेशन।
आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा सा उसको सोचिएगा। लेट्स सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया, आपने एक्सेल की फाइल को सेव किया, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मीटा डेटा क्या होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का मीटा डेटा ये होगा कि सर वो एक्सेल की फाइल कब बनाई गई है, आखिरी मरतबा कब मॉडिफाई की थी, किस यूज़र ने इसको बनाया है, कब बनी थी, उसका डेट और टाइम क्या है, ठीक है। तो ये मीटर डेटा यानी किसी डिवाइस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल अ टेम्परेचर रीडिंग डेटा माइट बी एसोसिएटेड विद मीटर डेटा इंक्लूडिंग द रूम नंबर, द डेट एंड टाइम द रीडिंग was taken and the specific thermometer used. This metadata is crucial for understanding, interpreting and managing the collected sensor data. So सर एग्जाम्पल है, जैसे एक थर्मामीटर है, इंडस्ट्रियल थर्मामीटर इन फैक्ट्री, यानी अभी इस वक्त इसका जो सेंसर डेटा है वो है 25.5 सेंटीग्रेड। लेकिन इसी इंडस्ट्रियल थर्मामीटर का मीटर डेटा क्या होगा कि सर उसका सेंसर आईडी क्या है, किस नाम से है, यूनिट, डिग्रीज या सेल्सियस, लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, और उसका एसेट नंबर, ये इसका मीटर डेटा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो सेंसर डेटा इस वक्त मुझे नंबर दिखा रहा है भाई 45%, ये मेरे पास डेटा है सेंसर डेटा। इसका मीटर डेटा क्या होगा, सर ये कौन सा डिवाइस है, किस फील्ड पे है, फील्ड आईडी क्या है, कहाँ किस डेट के ऊपर डिप्लॉय किया गया था, कब लगाया गया था, और इसका मॉडल नंबर क्या है। तो ये है इसका मीटर डेटा। एग्जाम्पल देख रहे हैं HTML की, ठीक है। तो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है rahimzulfikarali.com, ठीक है। अब डेफिनेटली ये जो वेबसाइट मैंने बिल्ड की है ये एक सर्टेन लैंग्वेज के ऊपर है। आप तो इसका फ्रंट एंड देख रहे हैं, लेकिन इसका एक बैक एंड भी है, और बैक एंड पे HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कैसे नज़र आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेबसाइट पे कहीं पर भी राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन व्यू पेज सोर्स, ठीक है सर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे HTML लैंग्वेज नज़र आ जाएगी कि सर इस पेज को डिज़ाइन करने के बैक एंड पे इतनी बड़ी जो कोडिंग है वो यूज़ की गई है, ठीक है सर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो क्विकली हम समराइज़ करें टाइप्स ऑफ डेटा बाय स्ट्रक्चर्स में। तो सर 3 टाइप्स हमने पढ़ी, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने कहा कि वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं रॉ और कॉलम वाइज। फिर हमने फर्दर उसको क्लासीफाई किया था टैबुलर और नॉन टैबुलर में, और फिर हमने देखा कि उन डेटा सेट्स को चाहे वो अनस्ट्रक्चर भी हो या सेमी स्ट्रक्चर हो, हम ETL टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा स्ट्रक्चर के अंदर कि बैंक ट्रांजेक्शन्स, सेल्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। अनस्ट्रक्चर में हमने देखा कि उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जैसे ईमेल, इमेजेस, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट। सेमी स्ट्रक्चर क्या होते हैं सर, जेसन, XML, लॉग फाइल्स, ईमेल्स, हेडर, बॉडी, है ना। के साथ एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जो है वो शेयर करूँगा ताकि आपको चैप्टर 1 समझने में आसानी हो, और हम एक बैंक की केस स्टडी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर किस तरह के डेटा सेट्स, सिस्टम्स और रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एज एन ओवरऑल पिक्चर, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ चैप्टर 1, बट जैसे जैसे आपके स्टडी टेक्स्ट के मज़ीद चैप्टर्स इन डिटेल आएंगे तो हम उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके भी देखेंगे। तो लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक बैंक की, ठीक है। और एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, और सिस्टम्स में डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ERP। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम मोस्टली ERP में Oracle ही यूज़ करते हैं, अदर देन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर हम SAP वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स से एक बैंक है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सर, और हमारे पास जो है वो उस बैंक के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर Oracle इंस्टॉल है, ठीक है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज एन ऑडिटर, ठीक है, मैं इस वक्त बैंक के हेड ऑफिस में हूँ। साथ ही साथ बैंक का सिर्फ हेड ऑफिस तो नहीं होता, डेफिनेटली बैंक का जो मेन बिजनेस पोर्शन है, जो रेवेन्यू है, वो उनकी ब्रांचेस से आता है। सो लेट्स सपोज जिस बैंक की एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, लेट्स से कि
पूरे पाकिस्तान में इस बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो अराउंड 1700 या 1800 ब्रांचेस हैं, ठीक है। उन ब्रांचेस के अंदर भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उन ब्रांचेस में भी रिस्पेक्टिवली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो होता क्या है कि जब ब्रांच फिज़िकल ओपन होती है मॉर्निंग में, तो कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स आते हैं और सर्टेन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स कर रहे हैं या कैश विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हेड काउंट है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और डिफरेंट तरह के जो है वो एम्प्लॉयज़ वहाँ मौजूद हैं, कैशियर पे भी हैं, ब्रांच मैनेजर भी मौजूद है, एक सिक्योरिटी साइड पर भी मौजूद है, एक रिसेप्शन पे भी मौजूद है, ठीक है। और जो एंट्री हो रही है बेसिकली, जो कस्टमर आता है और जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, वो एक कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू करता है, ठीक है। अब ये कोर बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बैंक अल-फलाह का अपना एक इंटरनल कोर बैंकिंग सिस्टम है, यूबीएल का अपना एक कोर बैंकिंग सिस्टम है, एचबीएल का, हबीब बैंक लिमिटेड का अपना एक कोर बैंकिंग सिस्टम है जो उन्होंने ब्रांचेस में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जहाँ से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। या पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड हो रही हैं। सर, कस्टमर जो है वो फिज़िकल भी आता है और वो ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि सिर्फ फिज़िकल नहीं होती ना। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर वो 9 to 5 ब्रांचेस ओपन होती हैं या 9 to 6 होती हैं, ऐसा नहीं है। अब बैंकिंग सेक्टर पिछले 15-20 साल में वो 24/7 इंडस्ट्री बन चुका है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हम अपने सेल फ़ोन से भी करते हैं थ्रू मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। और अब जो डेफिनेटली जेन जी है और जो जेन अल्फ़ा है, वो बेसिकली प्रेफर ये नहीं करती कि वो फिज़िकली छोटे छोटे काम के लिए जाए, वो ऑनलाइन ही चीज़ें प्रेफर कर रही होती हैं। तो होता क्या है कि हर सेकंड, ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स और मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑनलाइन भी हो रही हैं और डे टाइम के ऊपर फिज़िकल भी हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सर एक हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस को हम कह रहे हैं कॉस्ट सेंटर। सर ये हम इसको कॉस्ट सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेड ऑफिस रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि हेड ऑफिस में जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन, कंप्लाइंस, ऑडिट, फाइनेंस, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल अकाउंट्स, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हेड ऑफिस में, बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एज अ कॉस्ट सेंटर ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि वो जो कॉस्ट सेंटर है वो फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं रेवेन्यू सेंटर को। और रेवेन्यू सेंटर कौन है? ब्रांचेस। हम ब्रांचेस को रेवेन्यू सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं पे ही लेन देन हो रहा है, कारोबार वहीं पर ही हो रहा है, ठीक है। कस्टमर आता है, पैसे लेके डिपॉजिट करता है, अगर उसने करंट अकाउंट में रखा है तो उसको डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर उसने सेविंग अकाउंट में रखवाया पैसा तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स क्या करती हैं? बैंक्स एज एन एडवांसेस आगे लेंड कर देती हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। इट कुड बी फंड साइड, इट कुड बी मनी मार्केट और इट कुड बी एनी अदर वेंचर। अब तो फिनटेक भी डेफिनेटली मौजूद है। तो ट्रेडिशनल बैंक्स अब वर्कआउट नहीं कर रही, बल्कि मॉडर्न स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रही हैं, डिफरेंट इनकम चैनल्स और स्ट्रीम्स के थ्रू वो चीज़ें बनाती हैं। तो ब्रांचेस जो हैं वो रेवेन्यू सेंटर है क्योंकि वो बिज़नेस में पैसा लाती हैं, लेकिन कॉस्ट सेंटर जो हेड ऑफिस है वो बेसिकली उनको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है, ठीक है। और वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेफिनेटली सैलरीज ले रहे होते हैं, तो वहाँ उनका डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हेड ऑफिस का इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें सिनेरियो समझ में आता है सर बैंक का, कि हेड ऑफिस के अंदर हमारे पास एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो सर लेट सपोज मैं जाता हूं एज अ बैंक में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हेड ऑफिस में मैं जैसे ही बैठूंगा फाइनेंस के अंदर तो मेरे पास ऑरेकल सॉफ्टवेयर होगा जहां से मैं ये देख सकता हूं कि मेरी सारी ब्रांचेस का उस डे एंड पे कितना डिपॉजिट मौजूद है, ठीक है, या किस तरह का बिजनेस हुआ हुआ है। और आपको मालूम है कि हर पीरियोडिक पे यानी क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली, chartered accountant is responsible, even finance department is responsible to prepare two kind of reports mainly: management information system reports for internal as an MIS for executives and handling all the issues internally, ठीक है।
और एक स्टैच्यूटरी अकाउंट्स, ठीक है, जो डेफिनेटली पब्लिश किए जाते हैं क्योंकि ये स्टॉक में भी लिस्टेड होती है, ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। तो हम दो तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हेड ऑफिस में। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास ओरेकल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, फ्रंट एंड है, याद रखिएगा। जो बैक एंड होगा वो आईटी डिपार्टमेंट के पास होगा। तो मैं वहाँ से डेटा निकालूंगा, ठीक है, यानी एक सिस्टम से डेटा निकालूंगा और उस सिस्टम के बेसिस पे आईटी डिपार्टमेंट ने एक गवर्नेंस सेट की हुई है कि किस पोजीशन वाले शख्स के पास किस तरह के राइट्स होंगे और कितने राइट्स होंगे और वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है उसमें से, ठीक है। डेटा, प्राइमरी डेटा कहाँ बन रहा होगा सर? प्राइमरी डेटा जो हमारे पास बन रहा होगा वो ब्रांचेस साइट पे बन रहा होगा, ठीक है। अब किसी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने का बुनियादी असूल क्या है? यानी हम इस तरह से समझते हैं कि हम पहली मर्तबा ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले एज एन अकाउंटेंट हमें चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स कंसिस्ट करता है जर्नल लेजर और सब लेजर से, ठीक है, ताकि आप सिस्टम से ट्रायल बैलेंस निकाल सकें और उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफाई करके रिपोर्ट्स बना सकें। सर फिर एक बिजनेस टर्म होती है सीआरसी, कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर। जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ हेड ऑफिस में भी मौजूद है, कॉस्ट सेंटर में भी और ब्रांचेस में भी मौजूद है। तो हम कैसे लोकेट करेंगे कौन सा शख्स कहाँ पर है? हम टैगिंग कैसे करते हैं एम्प्लॉयज़ की? तो हम टैगिंग करते हैं सीआरसी वाइज, कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में है और हेड ऑफिस में है तो हमने कहा एचओ मीन्स लोकेशन, फिन मीन्स डिपार्टमेंट, और फिर उस डिपार्टमेंट का नंबर कि वो स्पेसिफिकली फाइनेंस में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिक्स एसेट्स के लिए, टैक्सेशन के लिए, स्ट्रेचरी अकाउंट्स बनाने के लिए, या इन्वेस्टर रिलेशंस को देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्रांच में टैग करें तो हम कहेंगे ब्रांच में सबसे पहले हमें ब्रांच का कोड मिलना चाहिए, फिर उस ब्रांच के अंदर वो एम्प्लॉय किस बिजनेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेटली प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं बैंक्स की। जैसे कंज्यूमर साइड है तो होम लोन्स, कार लोन्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये आपने सब सुना होगा, जहाँ से बैंक्स जो है वो एक इनकम जनरेट करता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बैंकिंग सेक्टर होता है, तो वहाँ से भी एक पोर्शन होता है बिजनेस का, ठीक है। तो बहुत रिटेल साइड होती है बैंक के अंदर, ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सीआरसी वाइज, सही है। तो हमने ये समझा कि सर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक दिन में होती हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारा डेटा फीड हुआ हुआ होता है, एक डेटा गवर्नेंस चल रही होती है जो आईटी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हम डेटा निकाल सकें, उसको कन्वर्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को ऐड करके इंफॉर्मेशन में, फिर उसकी रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल करें फॉर द सीनियर मैनेजमेंट, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। तो अब इस चीज़ में डेटा भी कवर होता है, इस एग्जाम्पल में इसमें सिस्टम्स भी कवर होता है, और साथ साथ कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये याद रखिएगा। रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ किया जाता है, यानी रिस्क को कम से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम रिस्क वाले चैप्टर पर आएंगे तो मैं वहाँ पर एलोब्रेट करूँगा इसी एग्जाम्पल के साथ कि इस तरह के सिनेरियोज़ में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बैंक की केस स्टडी जो मैंने आपको यहाँ समझाई है डिटेल में, और आई होप आपको समझ में आई होगी, इसका डेटा नज़र कैसे आता है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ कैफ, जब इंशाल्लाह आप फर्म में भी जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो आपको ये समझ में अभी से ही आ जाना चाहिए कि हमारे पास वहाँ से किस तरह का डेटा हमें एक्सेल की एप्लीकेशन में नज़र आता है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जनाब ये मेरे पास एक एक्सपेंडेड रिपोर्ट है कॉम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है, ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये एक एक्सपेंडेड रिपोर्ट है फ्रॉम ओरेकल सॉफ्टवेयर। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह का डेटा निकालता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। तो ये एक एक्सपेंडेड रिपोर्ट है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन है। मैं इसको आपको फ़िल्टर के थ्रू ओपन करके दिखाता हूँ। डिफरेंट एक्सपेंसेस हेडर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फिर वो किस
कैटेगरी में क्लासिफाई होता है एक्सपेंसेस इनकम एनआरएफएफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम फंड्स पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीबीटी प्रोविजंस टैक्स, ठीक है। और फिर वो सीआरसी वाइज स्प्लिट भी हो जाता है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सब लेजर कोड्स और जर्नल कोड्स, ठीक है, जर्नल लेजर सब लेजर्स, फिर किस बिजनेस से रिलेट करता है, किस ग्रुप से रिलेट करता है और क्या उसकी अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये एक एक्सपेंडेड रिपोर्ट है और आप देख सकते हैं तकरीबन 16,800 रॉस के ऊपर ये रॉ डेटा है, ठीक है। अब ये रॉ डेटा है और अब आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि सर हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़ा है कि ये कौन सा डेटा होगा, स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा में कहाँ क्लासीफाई हो रहा है, टैबुलर या नॉन टैबुलर? सर ये टैबुलर है, लेकिन ये टैबुलर तो है बट ये क्लीन नहीं है, इसको क्लीन फर्दर करेंगे ताकि हम इसकी एनालिटिक्स कर सकें या कोई रिपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट या स्ट्रेटजी अकाउंट्स इससे बना सकें, ठीक है। तो आई होप अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा कि सर ये एक बैंकिंग सेक्टर का रॉ डेटा है जो हमने एक ईआरपी एप्लीकेशन से ओरेकल से एक्सट्रैक्ट किया। सर हमने इसकी टाइप समझी कि ये स्ट्रक्चर है, टैबुलर है, एक्सेल की स्प्रेडशीट में हमें रियल टाइम नज़र आ रहा है। मैं इसका आपको क्विकली एक पिवट टेबल बना के दिखाता हूँ कि अगर ये मैं इसको समराइज़ करूँ जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा होता है अमूमन एज ए प्रैक्टिस, तो वो कैसे नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये हम सीरियल डिस्क्रिप्शन या ले लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ प्रैक्टिकली आपको नहीं करनी होगी, ये याद रखिएगा आई कैप के अंदर, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक डेमोस्ट्रेशन ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी सकूँ चीज़ें, इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ परफॉर्म आपके लिए। क्लासिक पिवट टेबल लेआउट रखेंगे, सब टोटल्स हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये एक सीक्वेंस होती है किसी भी बैंकिंग सेक्टर की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट की एज एन एमआईएस रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेची अकाउंट वाइज फॉर्मेट नहीं है बट ये एक एमआईएस है। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटर बिजनेस एनआईआई स्प्लिट होती है, इंटरेस्ट पेड, और जो बैंक की जो इनकम है हम उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इसके बाद फिर मज़ीद डिविडेंड इनकम या इनकम डीलिंग इन फॉरेन करेंसीज, ठीक है, गेन और लॉस ऑन डेरिवेटिव्स, अदर इनकम, ग्रॉस रेवेन्यू तक हम आ जाते हैं। इसके बाद फिर सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे पर्सनल कॉस्ट में, जैसे बेसिक सैलरीज पे किए हैं, अलाउंसेस पे किए हैं, ठीक है, कोई फंड्स वगैरह पे किए हैं, परफॉर्मेंस बोनसेस। फिर पर्सनल कॉस्ट के बाद प्रीमिसेस कॉस्ट आ गई, जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है। फिर हम प्रीमिसेस कॉस्ट पे आते हैं, एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ देख सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। सबसे लास्ट में हम आते हैं पीबीटी है, फिर टैक्स लेस हो जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये कंसाइज फॉर्मेट है एक एमआईएस है एक बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन इसका जो रॉ डेटा है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, जो एक्सपेंडेड रॉ डेटा है, जो अभी हमने केस स्टडी को डिस्कस किया उसका प्रैक्टिकल लुक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से हासिल किया जा सकता है। सो डेटा कलेक्शन मेथड्स में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। और प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकती है कि कोई सर्वे हमने किया या कोई क्वेश्चनर को हमने स्प्रेड किया और वहाँ से हमें डेटा आना स्टार्ट हुआ, हमने कोई इंटरव्यू किया या हमने फोकस ग्रुप सेशंस किए, ऑब्जर्वेशन से या कोई एक्सपेरिमेंट से, ये सारे डेटा हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी, किसी लिटरेचर का रिव्यूज़ हमने रेफरेंस ले लिया, गवर्नमेंट डेटाबेसेस को रेफ़र कर लिया, किसी कमर्शियल डेटाबेस को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, या हमने किसी वेबसाइट से कोई वेब स्क्रैपिंग के थ्रू कोई सेकेंडरी डेटा पिक कर लिया। अब फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में क्या फ़र्क है, और मैं आपको 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताऊंगा प्राइमरी और सेकेंडरी की। अगर मैं प्राइमरी को शॉर्टली डिफ़ाइन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रॉ डेटा है और ये एक फ़र्स्ट हैंड डेटा होता है, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है, कंपाइल्ड किया गया है किसी सोर्स से या प्रीवियसली कोई चीज़ पब्लिश की गई है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा हम ये कह रहे हैं कि वो फर्स्ट हैंड डेटा है, डायरेक्टली कलेक्ट किया गया है सोर्स से। तो अगर मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ, सबसे पहली एग्जांपल है आपके सामने कि पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लिनिकल कंसल्टेशन। तो ये इस तरह की जो सोर्स है ये प्राइमरी डेटा कहलाएगी।
बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो कस्टमर फीडबैक सर्विस और मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर से फर्स्ट हैंड डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये प्राइमरी डेटा कहलाएगा। सप्लाई चेन की बात करें तो RFIDs स्कैन्स, RFIDs क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोकली या फॉरेन कंट्री से कोई भी अपना पार्सल रिसीव करते तो उस पर एक कोड होता है, ठीक है, वो स्कैन होता है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन डिफाइंड होता है, तो हर स्टॉप के ऊपर वो स्कैन हो रहा होता है। तो जो RFID स्कैन हो रहा है और जो रिकॉर्डिंग हो रही है रियल टाइम है कि भाई आपका जो पार्सल है उसकी लोकेशन कहाँ तक वो पहुँचा है, किस स्टेप पे पहुँचा है, उसकी शिपमेंट स्टेटस क्या है, तो वो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है सप्लाई चेन के हिसाब से। इसी तरह से एक और एग्जांपल हेल्थ केयर की, जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं डायग्नोस्टिक लैब के थ्रू जो आ रहे हैं, ये भी हमारा फर्स्ट हैंड प्राइमरी डेटा कहलाता है। अगेन एक और एग्जांपल है बैंकिंग की, ट्रांजैक्शंस डेटा जनरेटेड व्हेन अ कस्टमर विड्रॉज मनी एट एन ATM। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स ATM का इस्तेमाल करते होंगे, तो जैसे आप ट्रांजेक्शन होती है वो जो रिकॉर्ड वो जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के लिए वो क्या है, फर्स्ट हैंड प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमने कहा कि जो प्रोसेस हुआ है, कंपाइल्ड हुआ है या किसी एग्जिस्टिंग सोर्सेज से आ रहा है। तो अगर हेल्थ केयर की बात करें तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट अपनी फाइंडिंग्स या रिसर्च के थ्रू बनाती है, किसी कोई डिज़ीज़ आ गया है, कोई जैसे कोविड था या कोविड से पहले जो बीमारियां या जो करंट इश्यूज हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो अगर एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को एज अ समराइज अपनी फाइंडिंग्स में ऐड करना चाहती है तो ये सेकेंडरी डेटा पॉइंट कहलाएगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑन नेशनल क्रेडिट यूजेज, तो जो भी बैंक है वो क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो है वो कांटेक्ट करता है, और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई इंडस्ट्री की रिपोर्ट चाहिए तो वहाँ से एक्वायर करता है, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी डेटा। सप्लाई चेन मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फ्रॉम रिसर्च फर्म्स, तो बहुत सारी सप्लाई चेन कंपनीज क्या करती हैं, कुछ रिसर्च फर्म से अपनी कुछ ग्लोबल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स एक्वायर करती है एनालिसिस के पर्पज़ के लिए, तो वो सारा क्या है, सेकेंडरी डेटा। अगेन एक और एग्जांपल हेल्थ केयर की, पब्लिश्ड एकेडमिक आर्टिकल्स ऑन ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं इंटरनेट पे रिगार्डिंग हेल्थ केयर, तो अगर उस आर्टिकल से हम जब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो प्राइमरी नहीं है बल्कि सेकेंडरी है। एक और एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स एनालाइजिंग क्वार्टरली बैंक परफॉर्मेंस, ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है मेरे पास, सेकेंडरी से। इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका टॉपिक भी आपकी स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें, ये काम आती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसर्च और इनोवेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट पॉइंट पर्सनलाइजेशन एंड बेटर सर्विसेज। आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एथिकल कंसिड्रेशंस इन डेटा कलेक्शन, सबसे पहली चीज़ कि क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर लेती है तो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ है क्या, किस तरह से उस डेटा को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला जो कंसेंट है कि जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, क्या उस पार्टिसिपेंट को पता है कि उसका डेटा कलेक्ट किया गया है, क्यों किया गया है और किस तरह से वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सो द कंसेंट शुड बी वॉलेंट्री, नॉट फोर्स्ड और हिडन इन फाइन प्रिंट। दूसरा फैक्टर है एथिकल कंसिड्रेशन में प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है और बहुत सारा हमारा एज अ पर्सनल डेटा होता है, जैसे मेरी फाइनेंशियल स्टेटस या मेरा हेल्थ का जो स्टेटस है, या अगर कोई मुझे बीमारी है मैं नहीं चाहूँगा कि वो पब्लिकली डिफाइन हो, ठीक है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए कंसिडर हम करते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन की जाए और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, हॉस्पिटल सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो। और फिर उस डेटा को सिर्फ अथोराइज लोगों तक ही एक्सेस दिया जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हो, रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो अबाउट देयर गोल्स एंड मेथड्स, एंड पार्टिसिपेंट्स डिजर्व टू नो इफ द डेटा माइट बी शेयर्ड, सोल्ड
और स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है, तो उस शख्स को पता हो एथिकली कि उसका जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ या लॉस के साथ यूज़ किया जाएगा। फेयरनेस एंड अवॉइडिंग बायस। फिफ्थ इज़ लीगल एंड रेगुलरिटी कंप्लाइंस। तो बहुत सारे ग्लोबली अब लॉज हमारे पास मौजूद है रिगार्डिंग द डेटा शेयरिंग एंड कलेक्शन, जिसमें से मोस्ट कॉमनली GDPR है यूरोप बेस्ड और HIPAA हेल्थ केयर इन द US। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स के अंदर जब ये टॉपिक्स आएंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट को, ताकि पहले आपने मेरी वीडियो के कॉन्सेप्ट्स जो मुझे डिलीवर करने थे वो मैंने डिलीवर किए हैं, MCQs भी आपको बता दिए हैं। अब हम चैप्टर 1 एज अ स्टडी टेक्स्ट में भी एक मरतबा गो थ्रू कर लेते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ साथ अपनी स्टडी टेक्स्ट ओपन करें और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप मार्क डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं बेसिकली इस चैप्टर के। एक है टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगरीज ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन, और फिर एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा देखा। ठीक है, अच्छा, मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम भी हर चैप्टर को 3 से 4 मरतबा रीड करें। तो सबसे पहले ICAP ने इंट्रोडक्शन टू डेटा बताया कि डेटा होता क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा का एक चार्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको विथ एग्जांपल्स डिटेल में समझा दिया है, तो आप इसको गो थ्रू करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए, जैसे क्वालिटेटिव डेटा है तो नॉमिनल डेटा किस तरह का होगा, ऑर्डिनल डेटा किस तरह का होगा, सो यू नीड टू रीड दिस। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव डेटा जो हमने डिस्कस किया डिटेल में, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल्स यहाँ मौजूद हैं। कैटेगरीज ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बताया हुआ है, तो मैंने स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल्ड एग्जाम्पल्स मेंशन की और अनस्ट्रक्चर के हवाले से भी। ठीक है, फर्दर आप यहाँ से एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जैसे एक होता है CRM सिस्टम। ठीक है, कस्टमर रिकॉर्ड्स इन CRM सिस्टम। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट का अल्फाज यहाँ मौजूद है। काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता टैबुलर क्या है या नॉन टैबुलर क्या होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सही है, तो आपको आसानी होगी अब। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटा, हमने एक बैंक की एग्जांपल ली है। ठीक है, उस बैंक की एग्जांपल को मैंने फर्दर आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके बताया है। सही है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूजेस क्या हो सकते हैं? यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा बताया हुआ है, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई हुई है और रिटेलर्स के हवाले से बात हुई हुई है। ठीक है, the data helps in generating sales report, tracking stock level, forecasting demand and analyzing customer purchasing behavior। ये कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं, you need to read this। फिर उन्होंने हेल्थ केयर के हवाले से बताया। हेल्थ केयर की मैंने कुछ एग्जांपल्स प्राइमरी सेकेंडरी डेटा में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के हवाले से बात हो रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से भी डेफिनेटली डेटा मौजूद होता है, स्टूडेंट्स का डेटा, फैकल्टी का डेटा। ठीक है ना, गवर्नमेंट्स भी डेटा मैनेज करती हैं और सेंसिटिव डेटा होता है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बहुत तरीके के। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर डेटा होता है, तो इसका मतलब हर इंडस्ट्री की एक एक सर्टेन पैराग्राफ में एग्जांपल्स यहाँ पर कोट हुई हुई है, जिसको स्टूडेंट मस्ट रीड करें। ठीक है, केस स्टडी के हवाले से बताया हुआ स्ट्रक्चर डेटा इन बैंकिंग, जो मैं एग्जांपल डिटेल में आपको दिखा चुका हूँ। आपकी स्टडी टेक्स्ट में आप देखेंगे एक पैराग्राफ में उन्होंने इसको इनक्लोज किया हुआ है, बट मैंने आपको डिटेल में प्रैक्टिकली समझा दिया। दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी केस स्टडी दी हुई है रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से। वहाँ पर भी ERP मैनेज होता है, SAP, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से Oracle यूज़ करते हैं एज ए ERP, या कस्टमाइज कोर बैंकिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल द रेगुलेशंस कन्वे बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वेर एज रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर होती है तो SAP यूज़ किया जाता है, और SAP में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट, फीको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग अकाउंट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे उसमें मॉड्यूल्स होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किस तरह का होता है, किस तरह के शेप्स में होता है? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यू मस्ट रीड दिस। यूजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किन किन सेक्टर्स में किस किस तरह से काम आता है, तो ICAP ने कुछ अच्छी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं, जैसे रिटेल साइड पर हॉस्पिटल्स यानी हेल्थ केयर सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है, लॉ फर्म्स, टेली, सोशल मीडिया भी होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होती है, जब आप कस्टमर का डेटा लेते हो तो या तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है या वो नेगेटिव होता है या फिर वो न्यूट्रल होता है। तो वो कैसे डिटरमाइन करें। अब लेट सपोज कि हमारे पास 1 मिलियन कस्टमर्स हैं या इससे ज़्यादा कस्टमर्स हैं और सारे लोगों ने फीडबैक दिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और फिर उसके आगे लिखूंगा कि या भाई ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या ये न्यूट्रल है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस की जाती है कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे और उसको परफॉर्म किया जाता है कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ठीक है, डेटा एनालिसिस के चैप्टर 3 के अंदर मैं आपको यहाँ डेमो करके दिखाऊंगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे की जाती है। बट सेंटिमेंट का मतलब ये कि इमोशन के कस्टमर क्या फीडबैक आपको दे रहा है, अच्छा बुरा या एवरेज। इस तरह से एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके भी डेमोस्ट्रेशन आपको चैप्टर 3 के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली आप करते क्या है कि आप बात करते हैं मशीन लर्निंग प्रोग्राम से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, और वो उसको प्रोसेस करता है और आपको एक आउटकम देता है। ठीक है, सो एनएलपी का डेमोस्ट्रेशन हम देखेंगे कहाँ यूज़ होते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस में, चैटबॉट्स और टेक्स्ट माइनिंग के अंदर। ठीक है, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे हमने डिस्कस किया जेसन और एक्सएमएल फाइल्स को ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको पढ़िएगा। इसी तरह से एचटीएमएल हम वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने देखा। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर बेस्ट फिट एग्जांपल है कि इस तरह का डेटा एग्जीक्यूट होता है। सही है। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ डेटा। ठीक है, कि किस किस तरह की सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी में इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, ये हमने पढ़ा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट को कि यहाँ से केयरफुली रीड करें। और इवन अगर कोई सवाल हो आपका तो आप मेरी वीडियो के बॉटम पे जो कमेंट है यूट्यूब चैनल पे, आप अपना सवाल वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा एज व्हेन आई गेट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, सो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस और एग्जांपल्स दी हुई हैं, अच्छे से इसको रीड करिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ काफ़ी एग्जांपल्स मैंने वीडियो में कवर कर दिए। डेटा इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, मैंने 8 पॉइंट्स अपनी वीडियो में बताए हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं मजीद, आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर सवाल पूछा जाता है। केस स्टडी बताई हुई इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज से हवाले से कि इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग कस्टमर एप्लीकेशन, क्लेम हिस्ट्री एंड एक्सटर्नल डेटाबेसेस। ठीक है, बाय एनालाइजिंग दिस डेटा इंश्योरर्स कैन असेस रिस्क मोर एक्यूरेटली एंड ऑफर पर्सनलाइज पॉलिसीज। आपने देखा होगा, आप में से वो स्टूडेंट जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉल्स आती हैं, तो सबसे पहली प्राइमरी चीज़ क्या है उनके पास, डेटा कलेक्शन। और जैसे वो अंदाज़ा लगाते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका लाइफ स्पैन 35-40 ईयर्स के अबव होता है कि भाई आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लें। तो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं, डेटा के बेसिस पे हो रही होती है और उसको कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन में और फिर वो अपनी पॉलिसीज़ को सेल करते हैं। सही है। अब जब अगर डेटा इनएक्यूरेट या आउटडेटेड हो जाता है तो वो डेफिनेटली नुकसान भी पहुंचाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेटा के एडवांटेजेस है, बट डिसएडवांटेजेस है। पुराना डेटा नई एनालिटिक्स में ऐड करेंगे, हो सकता है वो उसको हो सकता है वो बेस्ट फिट ना हो, तो लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, रीड करें और याद कीजिएगा। रेलिवेंस, रेलिवेंस क्या कहता है, इंश्योरिंग दैट द डेटा कलेक्टेड अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी वो डेटा चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करें। एक्यूरेसी होनी चाहिए, गैदरिंग डेटा फ्रॉम रिलायबल एंड वैलिड सोर्सेज। ऐसा नहीं है कि कोई भी पब्लिक डेटा सोर्स जिसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये सही भी है या नहीं, और आप उसको अगर ऐड कर देंगे तो फिर आपको हो सकता है लॉस हो। टाइमलीनेस, यूजिंग डेटा दैट रिफ्लेक्ट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन, कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो एथिकली आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो नंबर 1 प्राइवेसी, ठीक है, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस। ये 4 की पॉइंट्स हैं और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में 5 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा एथिकल कंसिडरेशंस के हवाले से ग्लोबली डेटा प्राइवेसी के कुछ रेगुलेशंस हैं जो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे GDPR है। अच्छा, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन सब के फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। ठीक है, हो सकता है किसी ना किसी MCQ में पूछ लिया जाए। सो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR है। ठीक है, इन द यूरोपियन यूनियन एंड द कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट CCPA इन द US। ठीक है, ये क्यों बनाए गए थे, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। ये आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले फेसबुक के जो ओनर है मार्क, ठीक है, उनको जो है वो अदालत में बुलाया गया और जजेस ने
सवालात पूछे। इवन गूगल के सीईओ को भी बुलाया गया कि भाई जो कस्टमर्स का डेटा आप ले रहे हैं, जो इतने कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं आपके बेसिकली ग्लोबली, ठीक है, और वो बिलियंस में, तो उन सबका पर्सनल डेटा की क्या सिक्योरिटी के लिए आपने किया है या कौन से काम किए हैं। क्योंकि होता ये है कि ये जो टेक कंपनीज हैं हमसे डेटा तो ले लेती हैं और हम खुद ही डेटा क्रिएटर्स हैं इनके लिए, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हमारे पास मौजूद है लेकिन डेटा हम क्रिएट करते हैं इनके लिए। कैसे? क्योंकि पोस्ट हम करते हैं, फेसबुक हमारे प्रोफाइल पे जाके पोस्ट नहीं करता, यहाँ लिंक्डइन या दूसरे चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके इंजीनियर्स हमारे प्रोफाइल पे आके पोस्ट नहीं करते हैं। जो कंटेंट क्रिएशन होती है वो यूज़र के एंड पर होती है, ठीक है, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखते हैं या हम किसी से चैट करते हैं या हम कोई पिक्चर्स अपलोड करते हैं या फिर हम कोई टेक्स्ट में कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है, या हम अपना पर्सनल डेटा रखते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के कौन कौन से मेजर्स हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे सेंसिटिव डेटा सोशल मीडिया पर डेफिनेटली। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट मेरी एक सजेशन ये होगी कि जैसे कि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं मेरे, ठीक है, और मैं वन बाय वन एमसीक्यूज आपके सामने आपको दिखाऊंगा और उसका आंसर प्लस उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। बट मेरी सजेशन आपको ये होगी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके सामने एमसीक्यू अपीयर हो जाए तो आप वीडियो को पॉज करके अपने पास इस सवाल का सही जवाब अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, और फिर इसके बाद वीडियो को अगेन प्ले करें ताकि जब मैं आपको आंसर बता रहा हूँगा तो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऑल गो थ्रू वन अटैम्प्ट देखने हैं सारे एमसीक्यूज़ और आंसर्स तो आप प्ले कर सकते हो, बट एज अ प्रैक्टिस पर्पस मेरी सजेशन यही है कि जब भी कोई नया एमसीक्यू आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप उसको वीडियो को पॉज करें, अटेम्प्ट करें, फिर रिप्ले कर दें और आंसर को चेक कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है सर, कौन सी एग्जांपल बेस्ट फिट है इसके अंदर एज अ प्राइमरी डेटा की। तो यहाँ पर 4 चॉइसेस दी हुई हैं, ठीक है, इसको रीड कर सकते हैं। पहला है सेंसस डेटा पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, मार्केट सर्वे कंडक्टेड बाय अ कंपनी फॉर इट्स प्रोडक्ट, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ रिसर्च जर्नल और डेटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स। तो हमने बहुत डिटेल में और वाजे तौर पे अभी प्रीवियसली जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क है। तो जो सही आंसर है, आंसर बी यानी चॉइस बी है, मार्केट सर्वे कंडक्टेड बाय अ कंपनी फॉर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्राइमरी डेटा इज अ डेटा फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। A company conducting its own market survey collects primary data. MCQ पे आते हैं। Which type of data is collected by someone else and used by the researcher? यानी रिसर्चर तो यूज़ कर रहा है लेकिन किसी और ने कलेक्ट किया, तो वो क्या एग्जाम बेस्ट फिट आंसर क्या होगा? रॉ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा या एक्सपेरिमेंशियल डेटा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डेटा इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अर्लियर बाय समवन एल्स बट यूज्ड लेटर बाय रिसर्चर फॉर देयर ओन एनालिसिस। गवर्नमेंट सेंसस डेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गवर्नमेंट सेंसस डेटा एग्जाम्पल किस बेस्ट फिट ऑप्शन में फिल होता है? तो ऑप्शन बी अगेन सेकेंडरी डेटा। The census data is collected by the government for its own purpose. When another researcher uses it, it becomes secondary data. Which of the following is a qualitative data source? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, एज ऑफ रिस्पोंडेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ओपिनियंस फ्रॉम इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज और मार्क्ड स्कोर इन एग्जाम्स। तो क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, क्वालिटी, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपिनियंस फ्रॉम इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज। सो क्वालिटेटिव डेटा रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन सच एज फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। 5 क्वांटिटेटिव डेटा रेफर्स टू, यानी क्वांटिटेटिव की बेस्ट फिट डेफिनेशन क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शंस? पहला, डेटा that cannot be measured, descriptive and narrative data, numerical data that can be measured or counted, या hypothetical assumptions only. So option C, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि quantitative data relate करते हैं numerical data,
है ना। और उसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे हमने डिस्कस भी किए, हाइट, वेट, इनकम, एक्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा फॉर अ कंपनी? ट्रेड जर्नल्स, कस्टमर फीडबैक विद इन द कंपनी रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स? सो द राइट आंसर इज कस्टमर फीडबैक विद इन द कंपनी इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, और ये प्राइमरी डेटा भी है। So internal source include records, reports and data generated inside the organization itself. Which is an external source of data? Company sales record, inventory levels in the warehouse, data from industry associations या employee attendance sheets। तो देखें, कंपनी सेल रिकॉर्ड इंटरनली बनता है ना, कंपनी के अंदर सेल्स हो रही है तो इंटरनली उनको पता है। इन्वेंट्री लेवल भी कंपनी के अंदर का इशू है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी कंपनी के अंदर का है। तो बच क्या गया? डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो एक्सटर्नल डेटा। सो एक्सटर्नल सोर्सेज आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड ट्रेड एसोसिएशंस। which of these is not an example of primary data collection method? यानी इसमें से कौन सा एक मेथड है जो प्राइमरी वाला नहीं है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन पॉइंट नहीं है? ठीक है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर सर्वे, इंटरव्यू या पब्लिश्ड बुक्स? तो ऑप्शन डी, पब्लिश बुक्स जो है वो बेसिकली सेकेंडरी डेटा है या प्री कलेक्टेड डेटा है, जो डॉक्यूमेंट होता है दूसरों से, बाय अदर्स। विच टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टैटिकल एनालिसिस? ठीक है, इसका मतलब नंबर्स की बात हो रही है। सो ऑप्शंस आर क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, कैटेगोरिकल डेटा या डिस्क्रिप्टिव डेटा। सो इट्स बी, क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि हम स्टैटिकल यानी नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली सारे कैलकुलेशन जस्ट लाइक मीन, मीडियन, रिग्रेशन, है ना, स्टैटिकल फंक्शंस न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव में फॉल करते हैं। A researcher analyzing old newspaper to study historical events is using। ठीक है, यानी एक रिसर्चर है वो एनालाइज कर रहा है पुराने कोई न्यूज़पेपर हिस्टोरिकल इवेंट्स के, तो वो किस तरह का डेटा होगा? प्राइमरी क्वालिटेटिव, सेकेंडरी क्वालिटेटिव, प्राइमरी क्वांटिटेटिव या सेकेंडरी क्वांटिटेटिव? ठीक है, सो दिस इज सेकेंडरी क्वालिटेटिव। सही है, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी टेक्स्ट मौजूद होगा, इस वजह से क्वालिटेटिव है, और क्योंकि पहले हो चुका है वो उसको रेफर कर रहा है तो इस वजह से ये सेकेंडरी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। डेटा कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इज यूजुअली क्लासिफाइड एज। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था तो वहाँ मैंने मेंशन भी किया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट, सर किस में क्लासीफाई हो जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो सर इट्स अ डेफिनेटली प्राइमरी, क्योंकि फर्स्ट हैंड कलेक्शन हो रही है। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा? यानी नुकसान बताना है सेकेंडरी डेटा का। ठीक है, सो नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट, मोर एक्सपेंसिव टू कलेक्ट, मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्च पर्पज या ऑलवेज क्वालिटेटिव इन नेचर? सो सी, may not be specific to the research purpose। ठीक है, क्यों? सेकेंडरी डेटा इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक। तो यानी पहले के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि अवेलेबल है इजीली और क्विकली मिल जाता है। ठीक है, बट मे नॉट अलाइन एग्जैक्टली विद द करंट रिसर्च नीड्स, क्योंकि हो सकता है कि पुरानी रिसर्च हुई थी, अब वो उसके हिसाब से बेस्ट फिट नहीं रही, तो वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा। सो दिस इज the best fit answer, option C, may not be specific to the researcher purpose।